कि क्या सच में मैं जिसे यहाँ पर महसूस कर रही हूँ ये ऑरा है, लेकिन ये ऑरा तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। मैं इसे पहले क्यों नहीं महसूस कर रही थी फैंग के बदन के अंदर से? क्या ये हो सकता है? और यहाँ पर कैप्टन चेन के दिमाग में कुछ अलग ही खुरापात चल रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि वाकई में फैंग यहाँ पर बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहा है और वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी दिख रहा है। और इस तरह का नजर देखकर यहाँ पर फैंग भी अपने आप को छुपा रहा होता है और उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा होता है। लेकिन देखते हैं कोई बंदे बोल रहे होते हैं कि वो लोग आ रहे हैं। हम देखते हैं दो बंदे जो आ रहे होते हैं, जिसे देखकर सब लोग बोल रहे होते हैं ये तो जिनोमी कॉम्बेटर है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बंदा होता है जिसे देखकर यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि ये कुछ फेमिलियर नजर आ रहा है। लेकिन वो बंदा यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलते हैं, जो बोल रहा होता है कि एक फालतू कुत्ता, इतना ज्यादा तुम्हारा कैसे हिम्मत हो गया कि तुम यहाँ पर आते हुए हमारे यंग मास्टर के ऊपर भला बुरा बोल सकते हो और यहाँ पर भोग सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर फैंग को बहुत ही ज्यादा पीटा गया होता है। फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने रियल वर्ल्ड में आता है, यानी अपने होश में आता है। वो बोल रहा होता है कि ये बंदा उनमें से एक है जो मेरी सिस्टर को मारने के पीछे मौजूद था। वो ये एक लीन फैमिली का मेंबर है, लेकिन आखिरकार सडनली वो हमारे सिटी में अपेयर क्यों हुआ? आखिरकार ये सबका पीछे राज क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि चूचू ऑलरेडी यहाँ पर खतरे में आ चुकी है? क्या वो ऑलरेडी यहाँ पर इन एनिमी से घिरी हुई है? मुझे क्या करना चाहिए? और ये सब याद करने के बाद फैंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो दौड़ते हुए घर जाने लगता है। वो मन में बोल रहा होता है कि नहीं, क्या ऑलरेडी चूचू नहीं, मैं एक बार उसे खो चुका हूँ, इस बार मैं किसी भी हालत में उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और वो बहुत ही परेशान हालत में जल्दी से घर का दरवाजा खोलता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि चूचू क्या तुम यहीं पर हो? हम यहाँ पर चूचू को देखते हैं जो फूड को टेस्ट कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि ओ ब्रदर तुम आ गए हो, मैं आपके खाने को नहीं खा रही थी, मैं बस यहाँ पर टेस्ट कर रही थी। और यहाँ पर चूचू को अलार्म देकर फैंग के सांस में सांस आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग एक जगह बैठ जाता है और पूछ रहा होता है कि चूचू क्या हमारे घर में कोई इंसान आया था विजिट करने के लिए? चूचू वहाँ पर खाना खाते हुए बोल रही होती कि ब्रदर आखिरकार तुम्हें ये बात कैसे पता? ये सुनने के बाद फैंग बोल रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिन फैमिली के आदमी जरूरी आए होंगे, लेकिन कंफर्म करने के लिए फैंग एक बार पूछ लेता है कि चूचू आखिरकार वो इंसान कौन थे जो यहाँ पर आए थे? क्या तुम उसके बारे में जानते हो? और चूचू बता रही होती है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो लोग असल में यहाँ पर मोबाइल फोन लेने के लिए आए थे। ये बात सुनने के बाद फैंग थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि क्या मोबाइल फोन लेने के लिए आए थे, लेकिन ये कैसे? आखिरकार वो लोग ये मोबाइल फोन, मतलब मैं समझा नहीं। यहाँ पर चूचू बता रही होती कि एक्सीडेंटली जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मुझे गिरा हुआ एक सेलफोन मिला। मैं वहाँ पर वेट की कि कोई इंसान इसे लेकर जाएगा जिसका वो होगा, लेकिन बहुत समय इंतजार करने के बावजूद भी वो सामान किसी ने नहीं लेके गया, तो मैं उसे घर लेकर आ गई। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर उस सेल फोन का ओनर मुझे कॉल करता है। मैं उसे अपना एड्रेस बता देती हूँ और बोल देती हूँ कि तुम आकर मोबाइल ले सकते हो। और वो लोग आए थे अपने मोबाइल को लेने के लिए, लेकिन जब वो लेके जा रहे थे तो मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पे 10,000 क्रेडिट पॉइंट भी देके गए। और क्रेडिट पॉइंट एक टाइप का तुम लोग समझ लो करेंसी है, लेकिन मैंने उस 10,000 क्रेडिट पॉइंट को डिक्लाइन कर दिया। और यहाँ पर एक चूचू क्यूट सा फेस बनाते हुए बोल रही होती है, लेकिन मैं अभी रिग्रेट कर रही हूँ, मुझे वो 10,000 क्रेडिट पॉइंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर चूचू को अच्छा देखकर फैंग उसे समझा रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुमने वो काम अच्छा किया, वो मोबाइल जिसका था तुमने उससे लौटा दिया और पैसे के बारे में चिंता नहीं करने का है। मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छा खासा फैसिलिटी दूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन फैंग अपने मन में बोल रहा होता है, चूचू ये सब मेरा फॉल्ट है, मैं तुम्हें हमेशा से भूखा रखा, मैं अब तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रखूंगा, यानी तुम्हें खुश रखूंगा, और पहले मेरा वो मजबूरी था। लेकिन यहाँ पर फैंग को देखते हैं जो बाद में बहुत ही ज्यादा गहरा सोच में होता है। वो मन में बोल रहा होता है कि चूचू मोबाइल उठाई और वो मोबाइल लौटा भी दी, और वो शायद से यहाँ पर लिन सुआनियान का ही मोबाइल होगा। और लिन सुआनियान ने अपने एक ताकतवर एलिमेंटिस्ट को यहाँ पर उस मोबाइल को लेने के लिए भेजा था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मोबाइल उसे ऑलरेडी मिल चुका है, क्या सच में लिन सुआनियान अभी भी एक्शन लेगा चूचू के खिलाफ? यहाँ पर फैंग पूछ लेता है कि चूचू क्या तुम यहाँ पर उस मोबाइल फोन को खोलकर देखी थी? क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ वियर्ड चीज दिखा था? और वियर्ड चीज को सुनकर यहाँ पर चूचू सोच में पड़ जाती है। वो बोल रही होती कि हाँ, मोबाइल फोन रिटर्न करने से पहले उसमें एक वियर्ड मैसेज आया था, और वो मैसेज में ये होता है कि 3 दिन बाद मिडनाइट में हमें माउंट लू में मिलना है। और माउंट लू के बारे में सुनकर फैंग बता रहा होता है कि वो एक इस तरह का माउंटेन जहाँ पर डीमन बीस्ट और प्रीसियस बीस्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर फैंग के दिमाग में बहुत ही ज्यादा घबराहट सा महसूस होने लगता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार किस तरह का ट्रांजेक्शन है जो सिटी में नहीं हो सकता है, और वो लोग इतना डेंजरस प्लेस को चूज किए सब काम करने के लिए, वो भी मिडनाइट में। और यहाँ पर फैंग चूचू की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि मुझे उस मैसेज को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा अनसिक्योर फीलिंग आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैसेज में कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन होने के बारे में है जो यहाँ पर बोला नहीं जा सकता है, और वो लोग बहुत ही ज्यादा सीक्रेट कोड में बात कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि लिन सुआनियान वो हर इंसान को यहाँ पर साइलेंस करने का कोशिश करेगा जो भी इस मैसेज को जानता है या फिर देखा है, इसका मतलब चूचू। और यहाँ पर फैंग पूछ रहा होता है कि चूचू तुम्हें याद है कि आखिरकार वो मैसेज किसने भेजा था? चूचू बता रही होती है कि मुझे अच्छा से याद तो नहीं है कि आखिरकार वो मैसेज किसके द्वारा भेजा गया था, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उसका सरनेम किसी झाओ नामी आदमी की तरह था। और इतना ज्यादा सवाल पूछने के बाद चूचू भी थोड़ा सा बोल रही होती है कि ब्रदर आखिरकार आप मुझे इतना ज्यादा सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? क्या आप यहाँ पर किसी तरह का कनेक्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं? वहाँ पर फैंग बात घुमाने का कोशिश करता है। वो बोल रहा होता है कि कोई नहीं ये फाइन है, मैं बस यहाँ पर रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा था। और वो तुरंत ही सीरियस टोन में आते हुए बोल रहा होता है कि चूचू हम लोग कुछ दिन बाद इस सिटी को यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। और तुरंत ही इस तरह का बात सुनकर चूचू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर
फैंग मन में सोच रहा होता है कि चूचू ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपोज हो चुकी है और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वो ऑलरेडी एक चोटिक एरिया है, तो हम लोग ज्यादा समय तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि ब्रदर, लेकिन अगर हम लोग सिटी में मूव कर जाएंगे तो सिटी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या हम लोग वहाँ पर रह भी सकते हैं। वहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि बच्ची, तुम्हें यहाँ पर पैसे के बारे में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे ब्रदर तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अच्छा सरप्राइज रखा है। सरप्राइज को सुनकर यहाँ पर चूचू भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है कि आखिरकार वो क्या हो सकता है। और यहाँ पर फैंग दूसरे वाले फोन को निकाल कर दे देता है चूचू को, जो उसने क्यूनुमो के आइडेंटिटी से लिया होता है, वो असल में यहाँ पर वो चूचू को दे देता है। चूचू ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है कि वाह गॉडेस, मेरे पास भी अब एक नया फोन होगा, मुझे यहाँ पर ये बहुत ही मन था कि मेरे पास भी एक फोन हो। और यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि बस यही नहीं है, वो वहाँ पर जिन एलेक्सर को भी निकाल लेता है और वो बोल रहा होता है कि इसे पी लो। यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि ब्रदर आखिरकार ये सब क्या है। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि हे, तुम्हें यहाँ पर सादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, तुम इसे पी लो। और यहाँ पर फैंग के मन में होता है कि अगर एक बार चूचू इसे पी लेगी तो उसके यहाँ पर बॉडी में अच्छा खासा पावर आ जाएगा, ताकि वो वर्स्ट सिचुएशन में कम से कम डिफेंस तो कर सके। और यहाँ पर फैंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 दिन के अंदर यहाँ पर चूचू के ऊपर थोड़ा सा खतरा आने वाला है, तो मुझे यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि कम से कम वो अपने आप को डिफेंस कर सके। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस एलेक्सर को पीने की वजह से चूचू के बदन में भी रिएक्ट होने लगता है। चूचू बोल रही होती है कि ब्रदर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे ब्रदर में एक अलग ही टाइप का स्ट्रेंथ आ चुका है, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। यहाँ पर फैंग एक रोड को लाते हुए बोल रहा होता है कि चूचू, तुम देखो कि आखिरकार तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना बड़ा है, तुम इस रोड को बेंड करने का कोशिश करो। हम देखते हैं कि वहाँ पर चूचू ने उस रोड को किसी बैलून की तरह तोड़ मरोड़ कर घोड़ा बना दिया होता है। चूचू बोल रही होती है कि ब्रदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा बदन में स्ट्रेंथ फैल गया है, आखिरकार आपने मुझे क्या पिलाया है। यहाँ पर फैंग बता देता है कि असल में जीन एलेक्सर है, जो तुम्हारे पूरा बदन के जीन कॉम्बैक्ट पावर को बढ़ा देगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये सुनने के बाद चूचू भी हैरान होती है, बोल रही होती है कि क्या जीन कॉम्बैक्टर एलेक्सर, इसका मतलब मैं अब एक जीन कॉम्बैक्टर बन चुकी हूँ। यहाँ पर फैंग बता रहा होता है कि हाँ, तुमने यहाँ पर ग्रेड 3 का जीन कॉम्बैक्टर एलेक्सर पिया है, तुम किसी भी आम जीन कॉम्बैक्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो अभी। फैंग यहाँ पर मन में बोल रहा होता है कि मैं बाद में चूचू को 4th ग्रेड का भी जीन एलेक्सर पिलाऊंगा और शायद से उसके पीने के बाद यहाँ पर चूचू का पावर 200 पावर पॉइंट तक पहुंच जाएगा और उसके बाद कोई भी जो एलिमेंटिस्ट नहीं है वो यहाँ पर चूचू का थोड़ा सा भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। हम देखते हैं कि ये सब पाने के बाद चूचू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो छलांग लगाते हुए यहाँ पर फैंग के ऊपर कूद जाती है। यहाँ पर फैंग उसके प्रेशर को देखने के बाद बोल रहा होता है कि इसका स्ट्रेंथ तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़ चुका है। चूचू बोल रही होती है कि ब्रदर, शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर मुझे इतना फैंटास्टिक गिफ्ट दिया। हम यहाँ पर यांग सिटी के सेंटर में देखते हैं ली फैमिली के रेसिडेंस को। हम वहाँ पर ली फैमिली के पैट्रियार्च को देखते हैं, जिसका नाम जिन्हा होता है। वो किसी को वहाँ पर गरिया रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ तक कि एक छोटे मैटर को भी संभाल नहीं सकते हो, मैंने यहाँ पर तुम्हें बस एक छोटा सा मैटर दिया, उसमें भी तुम यहाँ पर इतना बड़ी गड़बड़ी कर चुके हो। तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर कल्टीवेशन में एक प्रोटेजी है और वो यहाँ पर अभी फैमिली अफेयर को संभाल रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ काम को संभालने के लिए दे दूं। और तुमने यहाँ पर अपने वेरी फर्स्ट टास्क में ही पूरा तरह से मिस्टेक कर लिया, यहाँ पर पूरा गुड़ गोबर कर दिया है तुमने काम का। और असल में यहाँ पर लिन फैमिली के पैट्रियार्च किसी और को नहीं बल्कि अपने छोटा बेटा लिन शुआनयान को डांट रहे होते हैं। बेचारा वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है लेकिन यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाता। और हम उसी व्हाइट हेयर आदमी को देखते हैं जिसका नाम बाइशू होता है। और यहाँ पर बाइशू अपने मन में सोच रहा होता है कि वाकई में ये सब गलती यहाँ पर सेकंड मास्टर ने किया है, लेकिन उसकी वजह से मुझे भी यहाँ पर सुनना पड़ रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ तक कि उसने अपने फोन को भी घुमा दिया था और यहाँ पर ये डर है कि इसकी वजह से वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लीक हो जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। अगर वो लीक हो जाए तो हमारे फैमिली बहुत ही खराब स्थिति में भी पहुंच सकता है। यहाँ पर लिन फैमिली का पैट्रियार्च यानी जिन्हा पूछ रहा होता है कि बाइशू, क्या उस लड़की के अलावा कोई और ऐसा है कि उस मैसेज को देखा होगा या फिर तुम्हें शक है। यहाँ पर बाइशू बोल रहा होता है कि नहीं, मुझे तो इतना पता चला कि उसका एक ब्रदर है, लेकिन मैंने जैसा वहाँ पर देखा उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, यानी उसका ब्रदर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। हम देखते हैं कि लिन शुआनयान, जो शकल से ही एक पैदाइशी कमीना दिख रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि फादर, वो लड़की एक रिफ्यूजी है, अगर उसने मैसेज देख भी लिया तो आखिरकार वो क्या समझेगी, वैसे भी हमें तो मोबाइल मिल गया है ना। हम देखते हैं ये सुनने के बाद यहाँ पर जिन्हा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने बेटे को गाली देते हुए बोल रहा होता है कि नालायक, 2 दिन बाद वो ग्रेट इवेंट होने वाला है और तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की अगर गलती से भी इस चीज को लीक कर देती है तो हमारे साथ क्या होगा, तुम्हें मालूम भी है इसका कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पर देखते हैं लिन शुआनयान, जो अपने मोटी बुद्धि से अभी भी बाज नहीं आया होता है, वो बोल रहा होता है कि फादर, वैसे भी वो एक रिफ्यूजी है, अगर वो समझ भी जाए और अगर वो कुछ बताना भी चाहे तो आखिरकार उस जैसे रिफ्यूजी का बात कौन विश्वास करेगा या कौन मानेगा, उसके पास कोई भी कनेक्शन नहीं है। हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद जिन्हा का पारा गर्म हो जाता है, वो टेबल में हाथ पटकते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पर फालतू की एक्सक्यूज बनाना बंद करो, मेरा यहाँ पर 2 बेटा है, लेकिन एक जो बहुत ही ज्यादा अच्छा और प्रोटेजी है और दूसरा आखिरकार इतना फालतू कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि बार बार अपने ब्रदर से कंपेयर होने के बाद यहाँ पर लिन शुआनयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में बोल रहा होता है कि हाँ मैं हूँ नालायक, मैं अपने ब्रदर जैसा यहाँ पर ग्रेट प्रोटेजी नहीं हूँ, मैं एक एलिमेंटिस्ट नहीं बन सकता हूँ, मेरा फ्यूचर इतना ग्रेट नहीं है जितना मेरा ब्रदर का है, लेकिन बार बार मेरे ब्रदर बड़े भाई से मुझे कंपेयर करना ये किस तरह का चीज है, मैं भी इसी का बेटा हूँ, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम
देखते हैं कि ये सब सिचुएशन बायशू देख लेता है। वो यहाँ पर पेट्रियाज जिनहा को समझाता है कि यहाँ पर सेकंड ईयर मास्टर भी बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर जेनेटिक कॉम्बैक्टर एलेक्सर को भी ले रहे हैं। हम देखते हैं जिनहा बोल रहा होता है कि कोई नहीं, बस मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ये सबसे, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। यहाँ पर पेट्रियाज एक बात बताता है कि xiao यान, यहाँ पर तुम्हारे बड़े भाई फ्यूचर में जाकर सिटी लॉर्ड बनेंगे और तुम एक एलिमेंटिस्ट बनो, इसलिए हम लोगों ने ये चीज प्रिपेयर किया है। लेकिन अगर तुम्हें क्या लगता है अगर ये सब लीक हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? और यहाँ पर ली शोनियन ये सुनकर कि वो भी एक एलिमेंटिस्ट बन सकता है और ये सब जितना भी कुछ हो रहा है असल में उसी के एलिमेंटिस्ट बनाने के लिए हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। यहाँ पर पेट्रियाज ये समझाता है कि मैं मानता हूँ कि वो लड़की रिफ्यूजी है और वो अगर इस चीज को लीक करना चाहे तो भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं इस सिचुएशन में, वरना हमें बहुत ही ज्यादा क्राइसिस को झेलना हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को पूरा तरह से खत्म कर दो। ये सुनने के बाद यहाँ पर लिन सुआनियान भी बोल रहा होता है कि फादर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, मैं मानता हूँ एक बार मुझसे गलती हो गया, लेकिन इस बार मैं अपने मिशन को पूरा अच्छा से कंप्लीट करूंगा, आप मुझ पे भरोसा रखिए। हम देखते हैं कि वो जाने के बाद ही यहाँ पर पेट्रियाज स्पेशली बायशू को बोल रहा होता है कि तुम सेकंड ईयर मास्टर को फॉलो करो और देखो कि वो अपने काम को स्मूथली कर पा रहा है या नहीं। और हाँ, काम बहुत ही ज्यादा सफाई से होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए और ये चीज लीक नहीं होना चाहिए, पता चला ना। और साथ साथ में उसका एक बड़ा भाई भी है, तो हाँ उसे भी अच्छा से ठिकाना लगा देना। हम देखते हैं भाई, हम फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर यांग सिटी के कॉमर्शियल स्ट्रीट का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फेंग और चुचू चल रहे होते हैं। चुचू अपने न्यू आउटफिट को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो पूछ रही होती है कि ब्रदर आखिरकार मेरा न्यू आउटफिट कैसा दिख रहा है? फैंग बता रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है तुम पे, बल्कि बस ये अच्छा ही नहीं है, ये यहाँ पर 1 स्टार फ्यूरियस बीस्ट के स्किन से बनाया गया है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये आसानी से 4 लेवल फ्यूरियस बीस्ट के फुल अटैक को संभाल सकता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर चुचू बोल रही होती है कि वाकई में ये सुनने में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट महसूस हो रहा है, लेकिन इसका डिफेंस वाकई में बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, लेकिन वो मन में रोते हुए बोल रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये यहाँ पर 2.3 मिलियन का सेट है, वहाँ पर एक टाइटेनियम का लॉन्ग स्वॉर्ड भी था, वो 1 मिलियन का था, लेकिन मेरा यहाँ पर पिगी बैंक पूरा तरह से खत्म हो चुका है, मेरे पास जरा सा भी पैसा नहीं बचा है। यहाँ पर फैंग चलते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे और कुछ इक्विपमेंट को जमा करना होगा, मुझे अपने थर्ड चैलेंज को एक्टिवेट करने से पहले, लेकिन मेरे पास अभी पैसे मौजूद नहीं है। वो इक्विपमेंट की कीमत यहाँ पर कम से कम बिलियन में होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जिस स्ट्रीट में यहाँ पर फैंग और चुचू चल रही होती है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। अचानक से इन लोगों को भी आवाज आता है कि क्यों नहीं आखिरकार तुम ये इस यंग मास्टर को इस चीज को बेचना चाहते हो। और यहाँ पर फैंग को भी इस चीज में ध्यान चले जाता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार वो स्टोर में क्या हल्ला गुल्ला मच रहा है। हम वहाँ पर एक यंग मास्टर को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि ये जीन एलेक्जर का कीमत 1.5 मिलियन है और मैं यहाँ पर उससे ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आखिरकार तुम इस सामान को मुझे क्यों नहीं बेच रहे हो? क्या तुम यहाँ पर एक यंग मास्टर को लुक डाउन कर रहे हो? हम उस शॉपकीपर को देखते हैं जो बेचारा ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर वो बच्चा अभी भी गुस्साते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पर 5 मिलियन कम कीमत लग रहा है? चलो ऐसा बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हें 15 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, अब चलो मुझे बेचो। हम उस शॉपकीपर को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि यंग मास्टर असल में बात ये नहीं है कि हम लोग इस सामान को आपको बेचना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर सिटी लॉर्ड की तरफ से स्ट्रिक्टली हमें बताया गया है कि आपको यहाँ पर जीन एलेक्सर को ना बेचा जाए, तो हम लोग यहाँ पर रूल से बंधे हुए हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर आपको इस चीज को सर्व करते हैं तो हमें बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट मिल सकता है। ये बच्चा ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है। वो बोल रहा होता है कि सिटी लॉर्ड हमेशा जब सुनो सिटी लॉर्ड, आखिरकार मैं एलेक्सर को बाय करना चाहता हूँ, इसमें सिटी लॉर्ड का क्या काम है? यहाँ पर फैंग भी ये सब देखने के बाद हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार ये बच्चा कौन है जिसको यहाँ पर तक सिटी लॉर्ड ने भी मार्केट में इसको एलेक्सर देने से मना कर रखा है। यहाँ पर चूचू भी बोल रही होती है कि क्या बिग ब्रदर इसे नहीं जानते हैं? और यहाँ पर चूचू बता रही होती है कि असल में यंग मास्टर वेंग शियाओ है जो करंट सिटी लॉर्ड के ग्रैंडसन है। ये बंदा है यहाँ पर किसी भी तरह करके एलिमेंटिस्ट इनर टैलेंट को पोजेस नहीं करता है, लेकिन वो एक आम इंसान की तरह भी नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो पागल है एक जीन एलेक्सर को लेने के लिए। लेकिन क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है तो सिटी लॉर्ड ने यहाँ पर पूरे मार्केट में ये चीज मना कर रखा है कि इसे यहाँ पर कोई भी एलेक्सर नहीं बेचेगा। और हाँ सॉरी, ये असल में करंट सिटी लॉर्ड का नहीं बल्कि पिछले सिटी लॉर्ड का ग्रैंडसन है। यहाँ पर चूचू बता रही होती है कि चूंकि यहाँ पर करंट सिटी लॉर्ड पिछले सिटी लॉर्ड के डिसाइपल है, इसीलिए वो उनके ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकते हैं। और ये सब देखने के बाद फैंग बोल रहा होता है कि ओह ऐसा बात है। फिर यहाँ पर फैंग के दिमाग में कुछ आइडिया ट्रिगर होता है। वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर यंग मास्टर कोई ऐसे इंसान है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है और मुझे मालूम है कि आखिरकार इन्हें क्या जरूरत है, तो लगता है कि यहाँ पर गॉड ने मुझे साफ साफ ये ईमेल करके बताया है कि तुम इसे यहाँ पर जाकर पूरा तरह से लूट लो। और यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि चूचू मेरे साथ चलो, हम यहाँ पर उसी यंग मास्टर यानी वेंग शियाओ को देखते हैं जो अभी भी शॉपकीपर के ऊपर गुस्सा रहा होता है। वो शॉपकीपर घबराते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे? अगर आपको कुछ यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पर फॉर्मर सिटी लॉर्ड, अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम सबको यहाँ पर चुन चुन के मारेंगे। लेकिन बेचारा
बेचारा यहाँ पर वेंग शियाओ कुछ भी नहीं बोल पाता है, वो अपने मन में ही इन लोगों को बस गाली दे रहा होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि फेंग सीधा ही यंग मास्टर के कान के सामने आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि यंग मास्टर वेंग, मैंने सुना है कि आपको यहाँ पर फर्स्ट लेवल का जीन एलेक्सर का जरूरत है। और अचानक यहाँ पर अपने कान में एक इंसान की आवाज को सुनकर यहाँ पर यंग शियाओ भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो दूर जाते हुए बोल रहा होता है कि कौन है तुम, आखिरकार तुम्हारे पास यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का जीन एलेक्सर कैसे हो सकता है। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि करेक्ट, अगर यंग मास्टर यहाँ पर चाहते हैं तो मैं उसे ये चीज दे सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर के साथ एक जो ओल्ड मैन टाइप का आदमी आया होता है, वो बॉडीगार्ड, वो बोल रहा होता है कि यंग मैन, तुम्हें मालूम है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने का कोशिश कर रहे हो। और वो बंदा यहाँ पर वेंग शियाओ के आगे आते हुए बोल रहा होता है कि फॉर्मर सिटी लॉर्ड ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि कोई भी यहाँ पर यंग मास्टर को जीन एलेक्सर को नहीं बेचेगा। आप क्या यहाँ पर सिटी लॉर्ड के बातों को डिसओबे करना चाहते हैं? क्या आप यहाँ पर जीने से थक चुके हैं? और वो अपने ऑरा को निकाल रहा होता है और यहाँ पर उसके ऑरा को देखकर फेंग बोल रहा होता है कि ये यहाँ पर 1 स्टार का एलिमेंटिस्ट है, लेकिन अगर बात किया जाए ओवरऑल पावर का तो मैं इससे अच्छा खासा पावरफुल हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर वेंग शियाओ बोल रहा होता है, यंग सीनियर लियू, ये मेरा बिजनेस है, आपको यहाँ पर चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपना मैटर को संभाल सकता हूँ। यहाँ पर सीनियर लियू यानी वही बंदा समझा रहा होता है कि यंग मास्टर, आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी कोई दूसरे इंसान से बहुत ही ज्यादा अलग है, यहाँ पर आप जीन एलेक्सर को नहीं ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपके बॉडी में इसका बहुत ही ज्यादा खराब प्रभाव पड़ सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि फेंग जो उस एलेक्सर को निकालते हुए नाटक कर रहा होता है कि ये एक ऐसा एलेक्सर है जिसमें मेरा मास्टर अपने बहुत ही सारे समय को दिया है और बहुत सारे रिसोर्सेज को भी, क्या ये यहाँ पर प्राइस का वर्थ इट नहीं है। यहाँ पर शियाओ यानी वेंग शियाओ बोल रहा होता है कि पैसा दिक्कत नहीं है, आखिरकार वो कितने कीमत का है तुम बताओ। यहाँ पर फेंग अपने मूड को तुरंत ही चेंज करता है, रास्ते पे बोल रहा होता है कि बस 20 मिलियन। ये सुनने के बाद यहाँ पर वेंग शियाओ भी बोल रहा होता है कि बस 20 मिलियन, लेकिन जब वो सुनता है कि 20 मिलियन वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि 20 मिलियन। हम देखते हैं कि तुरंत ही सीनियर लियो आगे आ जाते हैं और बोल रहे थे कि यंग मास्टर, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये बंदा यहाँ पर फ्रॉड कर रहा है, ये बस यहाँ पर आपको यहाँ पर ठगना चाहता है, ये सामान देकर पैसा लूटना चाहता है। और दूसरे शॉपकीपर भी बोल रहे होते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर यंग मास्टर से खेल कैसे सकते हो। वो लोग बोल रहे होते हैं कि 20 मिलियन में यहाँ पर 4th लेवल का भी जीन एलेक्सर आ जाएगा, बल्कि इसके ही सस्ते में भी, लेकिन तुम आखिरकार फर्स्ट ग्रेड के एलेक्सर को इतना महंगा में कैसे बेच सकते हो। और सब बंदे यहाँ पर फेंग को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये झूठा है, यहाँ पर ठग है एक। और बार बार ये आवाज सुनकर यहाँ पर चूचू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि मेरा बड़ा भाई यहाँ पर झूठा नहीं है। वो आगे आते वो बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल 4th लेवल का जीन एलेक्सर 15 मिलियन का होगा, लेकिन अगर यहाँ पर मेरा बड़ा भाई अगर इस चीज का 20 मिलियन ले रहा है तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और यहाँ पर फेंग उस एलेक्सर के बारे में बता देता है। सुनने के बाद सीनियर लियू भी हैरान होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि क्या इस एलेक्सर में 100% सक्सेस रेट है और साथ साथ में 100% एफिफेनी भी रेट है। आखिरकार इस टाइप का एलेक्सर दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करता है? अगर ये एग्जिस्ट भी करता है तो ये एक डिवाइन एलेक्सर होगा। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि हाँ सर, आप यहाँ पर गलत नहीं है, आप इसे यहाँ पर एक डिवाइन एलेक्सर भी बोल सकते हैं। अगर ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता तो आखिरकार में इतना ज्यादा हाई प्राइस क्यों दे लेता। यहाँ पर वेंग शियाओ बोल रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच होते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें 20 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इसे कैसे प्रूव करोगे तुम यहाँ पर ये सच बोल रहे हो, क्योंकि ये चीज मैं अपने पे ट्राई करके यहाँ पर चेक नहीं करने वाला हूँ। हम देखते हैं फेंग बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यंग मास्टर टेस्ट करने के पहले इसे किसी ऐसा इंसान में टेस्ट किया जाए जिसमें यहाँ पर टेस्ट करने के बाद ये मालूम चल जाएगा कि आखिरकार ये एलेक्सर मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज सच है या फिर गलत है। हम देखते हैं कि बाकी शॉपकीपर भी ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है, वो बोल रहे होते हैं कि हाँ ये अच्छा सोल्यूशन है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर, हमारे लैब के अंदर अच्छा खासा सामान है जहाँ पर हम लोग इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं, आप अंदर आइए, हम लोग जल्दी ही रिजल्ट बता देंगे। मार्शल स्ट्रीट का सीन देखते हैं जहाँ पर फेंग के एलेक्सर को यहाँ पर चेक किया जा रहा होता है कि यहाँ पर फेंग ने जिस चीज को बताया वो सही है या नहीं। वहाँ पर जांच करने के बाद ये रिपोर्ट आता है कि इसमें रिस्क 0% है। यहाँ पर यंग मास्टर वेंग सीनियर लियो को हिलाते हुए बोल रहे होते हैं कि सीनियर लियो, हमने इसे बार बार चेक किया और बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, इसमें रिस्क 0% है। क्या अभी भी मैं इसे यहाँ पर टेस्ट नहीं कर सकता हूँ? क्या आप मुझे एक बार परमिशन नहीं दे सकते हैं? यहाँ पर सीनियर लियो बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इसमें रिस्क 0% है, लेकिन फिर भी हमें इसके इफेक्ट के बारे में नहीं मालूम है, तो हमें इसे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर यंग मास्टर वेंग बोल रहा होता है कि क्या फर्क पड़ता है, अगर इसका रिस्क 0% है तो मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। वैसे भी 20 मिलियन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नहीं है, एक बार अगर 20 मिलियन हम लोग खर्च कर लेते हैं तो उसके हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर सीनियर लियो के लाख मना करने के बावजूद भी यहाँ पर यंग मास्टर वेंग फेंग को 20 मिलियन सेंड कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग भी उस एलेक्सर को यंग मास्टर वेंग को दे देता है। वो पाने के बाद यहाँ पर यंग मास्टर वेंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बिना किसी 1 मिनट टाइम वेस्ट किए हुए उस एलेक्सर को खोलते हुए तुरंत ही पी जाता है। हालांकि यहाँ पर सीनियर लियो पीछे से बहुत ही ज्यादा मना करने का कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होता है। उसके आते आते यहाँ पर यंग मास्टर वेंग उस एलेक्सर को पी चुका होता है और उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं।
ये देखने के बाद यहाँ पर यंग सीनियर लियू थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर खामोशी छा जाता है। यहाँ पर सीनियर लियू पूछ रहे होते कि यंग मास्टर क्या आप यहाँ पर ठीक है, लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए यहाँ पर यंग मास्टर वैंग आगे बढ़ जाते हैं और वो यहाँ पर पंचिंग मशीन के पास चले जाते हैं और अपने पंचिंग टेस्ट को कर रहे होते हैं। जैसे वो वहाँ पर पंच मारता है, हम देखते हैं वहाँ पर कॉम्बैट पावर 30 आ जाता है और यहाँ पर कॉम्बैट पावर 30 को देखकर सारे बंदे यानी सारे ही बंदे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग बोल रहे होते कि नॉर्मल अगर 1 ग्रेड का जिन एलेक्सर कोई पिए और उसे कोई साइड इफेक्ट ना भी हो तो उसके बाद भी उसका कॉम्बैट पावर बस 15 ही होता है। लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर वैंग जिस एलेक्सर को पिए हैं उसके पीने के बाद ना ही इसमें कोई साइड इफेक्ट है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इनका कॉम्बैट पावर 30 हो चुका है। ये सब देखने के बाद यहाँ पर यंग मास्टर वैंग के भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो रोते हुए बोल रहा होता है कि वाकई में क्या ये मेरा ही कॉम्बैट पावर है, मेरा कॉम्बैट पावर यहाँ पर 30 हो चुका है। वो सीधा ही जाते हुए यहाँ पर सीनियर लियू के गले लग जाता है और बोल रहा होता है रोते हुए, सीनियर लियू फाइनली मैं यहाँ पर जिन कॉम्बैक्टर बन चुका हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर वैंग को खुश होते हुए देखकर सीनियर लियू भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर वैंग वाकई में आप यहाँ पर ट्रूली जीनियस है, आपने यहाँ पर ये काम कर लिया। और यहाँ पर वैंग इन लोगों को खुशी में बाधा डालते हुए बोल रहा होता है कि क्या अब तुम लोग यहाँ पर इस चीज को विश्वास करने के लिए तैयार हो कि मैं जो एलेक्सर दे रहा था वो सच में एक डिवाइन एलेक्सर है। यहाँ पर यंग मास्टर वैंग भी बोल रहा होता है कि हाँ मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हम यहाँ पर सीनियर लियू को भी देखते हैं जो यहाँ पर वैंग से माफी मांग रहा होता है पिछले बातों के लिए। वो बोल रहा था कि वाकई में ये मेडिसिन एक मिरेकल मेडिसिन है। हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर वैंग इतना ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है कि आज से मैं आपका ब्रदर हूँ और आपका एलेक्सर वो तो एक डिवाइन लेवल का एलेक्सर है, क्या आप यहाँ पर एलेक्सर गॉड है। हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी मार्केट के शॉपकीपर होते हैं वो वैंग के पैर पड़ जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हमें भी यहाँ पर ये डिवाइन एलेक्सर का 100 पीस चाहिए, नहीं कम से कम 10 पीस आप हमें दे दीजिए। पैसे के बारे में चिंता नहीं कीजिए, आप जितना यहाँ पर डिमांड करेंगे हम उतना देने के लिए तैयार हैं, प्लीज हमें यहाँ पर डिवाइन एलेक्सर दे दीजिए ना। और बाकी बंदे भी यहाँ पर बोल रहे होते कि प्लीज हमें दीजिए, हम यहाँ पर डबल पे करने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पर देखते हैं वैंग अपने पैकेट से 3 और एलेक्सर को निकाल देता है। वो बोल रहा था ठीक है जल्दी से सुनो, यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में डिवाइन एलेक्सर है, यहाँ पर बस एक ही नियम लागू होता है, कम फर्स्ट सर्व फर्स्ट। यहाँ पर जो ज्यादा बेटिंग लगाने वाला है उसे ये एलेक्सर मिल जाएगा और मैं यहाँ पर कोई गॉड नहीं हूँ। हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद वहाँ पर बेटिंग स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर वैंग के मोबाइल में टन टन मैसेज आने लगता है कि आपके अकाउंट में इतना ट्रांजेक्शन हो चुका है। और हाँ, ट्रांजेक्शन से याद आया कि मैं अपने QR कोड को हर मंथ कम्युनिटी में पोस्ट कर देता हूँ, तो अगर किसी के पास है और कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो प्लीज कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं चूचू बाहर निकलते हुए बोल रही होती कि ब्रदर वाकई में हम लोग यहाँ पर बस एक ही समय में 2 बिलियन कमा चुके हैं, आप तो यहाँ पर बहुत ही मस्त आदमी हैं। यहाँ पर वैंग अपने मन में बोल रहा होता है कि ये बेटर था कि मैं यहाँ पर अपने सिस्टम शॉप की मदद से यहाँ पर इस एलेक्सर को ले लिया और मार्केट में बेचा, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्यूरियस होने का जरूरत है क्योंकि अगर मैं ये ज्यादा करता हूँ तो ये मेरे लिए खतरा भी बन सकता है। और हाँ, मैंने यहाँ पर इतना कमा लिया है कि मैं यहाँ पर कुछ लो लेवल के इक्विपमेंट को खरीद सकता हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं चूचू जो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, वो बोल रही होती है कि ब्रदर अब हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। वैंग बोल रहा होता है कि यहाँ पर सामने में ही एक एलिमेंटिस्ट इक्विपमेंट शॉप है, चलो हम लोग वहाँ पर एक बार घूम के आते हैं। हम कुछ देर बाद देखते हैं कि यहाँ पर वैंग और चूचू उस बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं वहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं और सभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिख रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ आदमी को देखते हैं जो मटेरियल को देखते हुए बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खास एलिमेंटिस्ट मौजूद नहीं है। वहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो आते हुए बोल रही होती है कि यंग मास्टर आप मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पर वैंग उस लेडी से पूछ रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर इतने सारे आदमी क्यों हैं, क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है। वहाँ पर वो लड़की बता रही होती है कि आज यहाँ पर एलिमेंटिस इक्विपमेंट में यहाँ पर गैम्बलिंग होने वाला है, इसीलिए इतना ज्यादा आदमी आए हुए हैं। और इस चीज को सुनकर यहाँ पर वैंग भी इस चीज में इंटरेस्ट दिखाता है और पूछ रहा होता है कि आखिरकार इस चीज को वर्क कैसे करते हैं। वो लेडी यहाँ पर बता रही होती है कि यंग मास्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पैक बॉक्स मौजूद है। इन बॉक्स के अंदर यहाँ पर एलिमेंटिस्ट इक्विपमेंट मौजूद है जो इतना अच्छा से पैक किया गया है कि अगर कोई 7 स्टार का एलिमेंटिस्ट भी हो तो यहाँ पर उस चीज को नहीं सेंस कर सकता है। और यहाँ पर हर इस बॉक्स का दाम 123 मिलियन है। हो सकता है कि आपका लक यहाँ पर अच्छा और उसके अंदर आपको यहाँ पर कोई एलिमेंटिस्ट इक्विपमेंट मिल जाए जिसका प्राइस यहाँ पर 500 मिलियन से लेकर 600 मिलियन तक भी हो सकता है। यहाँ पर वैंग बोल रहा होता है कि ओह इसका मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंटिस्ट इक्विपमेंट है वो इस मिस्टीरियस बॉक्स के अंदर है और यहाँ पर 50-50 चांस है कि निकल भी सकता है।
नहीं भी निकल सकता है। ये चीज हमारी टोटली लक पे बेस है। लेकिन हम यहाँ पर चूचू को देखते हैं जो अलग ही नशा कर रही होती है। वो मन में बोल रही होती है कि नहीं, ये मेरा बिग ब्रदर है, सिर्फ क्योंकि तुम्हारे पास बड़े बड़े है तो इसका मतलब तुम मेरे भाई को यहाँ पर चुरा नहीं सकते हो। पता नहीं यहाँ पर चूचू के दिमाग में क्या ही खुरापाती चल रहा है। हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो एक बॉक्स लाते हुए बोल रहा होता है कि लॉर्ड मैं इस बॉक्स में यहाँ पर खरीदने वाला हूँ। वहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो वहाँ पर बोल रहा होता है कि पहले तुम्हें यहाँ पर 130 मिलियन पे करना होगा, क्योंकि एक बार बॉक्स खोलने के बाद पैसा रिफंड नहीं होने वाला है। हम देखते हैं कि वो बंदा भी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा होता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर 2 स्टार का एलिमेंटिस्ट होता है जो इस सिटी में नियर टू बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलिमेंटिस्ट है। हम देखते हैं कि वो बंदा सोच रहा होता है कि 130 मिलियन वाकई में ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, लेकिन यहाँ पर 70% चांस है कि इसके अंदर से इक्विपमेंट निकल सकता है। अगर एक बार इक्विपमेंट निकल गया तो वाकई में मैं यहाँ पर माला माल हो जाऊंगा। और ये सब सोचने के बाद वो बंदा यहाँ पर पैसे पे कर देता है। वो बोल रहा होता है कि लॉर्ड वेस्टकोट शायद कोई पोजीशन होगा जैसे कि किसी लैंड था। वो बंदा बोल रहा होता है कि लॉर्ड वेस्टकोट मैंने यहाँ पर पैसे को सेंड कर दिया, क्या प्लीज मेरे लिए आप इस मिस्टीरियस बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। और हम वहाँ पर लॉर्ड वेस्टकोट को देखते हैं जो अपने पावर की मदद से वहाँ पर उस बॉक्स को खोल देता है, उस बॉक्स को ओपन कर देता है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक लाल कलर का स्वॉर्ड देखते हैं। तो स्वॉर्ड के बारे में हमें बताया जा रहा होता है कि असल में एक फायर टाइप एलिमेंट्स इक्विपमेंट है जो यहाँ पर फायर टाइप यूजर को यहाँ पर 50% इनहेंस करता है उसके एलिमेंट को। लेकिन हम देखते हैं कि वो चीज पाने के बाद यहाँ पर पेटी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। वो वहाँ पर रोते हुए बोल रहा होता है कि क्या ये तो लो ग्रेड का एक एलिमेंट्स इक्विपमेंट है और इसमें यहाँ पर बस 50% इनहेंसमेंट है। इसका मतलब इसका मार्केट प्राइस बस 100 मिलियन है। बाकी सब भी यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि फैटी बंदा यहाँ पर अपना 30 मिलियन यहाँ पर बर्बाद कर चुका है, वाकई में कितना बड़ा गधा है। यहाँ पर दूसरा बंदा भी बोल रहा होता है कि लॉर्ड वैंकाउंट मैं इस इक्विपमेंट को बाय करना चाहता हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं फेंग ये सब नोटिस कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ यहाँ पर रिस्क तो थोड़ा है, लेकिन जितना रिस्क है उतना ही रिवार्ड है। वो बंदा जो यहाँ पर अभी अभी बोला होता है बॉक्स को ओपन करने के लिए, हम देखते हैं उसको यहाँ पर एक शील्ड मिलता है जो अर्थ एलिमेंट वाला शील्ड होता है और उसका प्रॉपर्टी 76% इनहेंसमेंट होता है। ये देखने के बाद यहाँ पर सब बंदे बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि क्या ये बंदा इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है, इस इक्विपमेंट का मार्केट प्राइस कम से कम 300 मिलियन है। और सब बंदे यहाँ पर उसका तारीफ कर रहे होते हैं। फैंग यहाँ पर अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कम से कम कुछ अच्छे लेवल के एलिमेंट्स इक्विपमेंट चाहिए और मेरे पास अभी बस 200 मिलियन मौजूद है और मुझे नहीं लगता है कि इतना से मैं कोई लो लेवल का भी एलिमेंट्स इक्विपमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने थर्ड बैटल के लिए कुछ अच्छा इक्विपमेंट नेसेसरीली जरूरत है। और यहाँ पर फैंग ठान लेता है कि उसे भी एक ट्राई कर ही लेना चाहिए, अपने यहाँ पर किस्मत को आजमा ही लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फैंग मिस्टीरियस बॉक्स की तरफ देखता है वो बहुत ही ज्यादा चौंक चुका होता है, क्योंकि सिस्टम के मदद से उसे ऑलरेडी उसके अंदर क्या सामान मौजूद है उसे यहाँ पर पता चल रहा होता है। और यहाँ पर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश और हैरान होते हुए बोल रहा होता है कि क्या मेरा सिस्टम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है कि आखिरकार इस बॉक्स के अंदर क्या मटेरियल रखा गया है। इसका मतलब मैं यहाँ पर अब बहुत ही लंबा फॉर्चून हार्वेस्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पर फैंग ये सब नोटिस करने के बाद खुशी हो रहा होता है और वहाँ पर कुछ बॉक्स सेलेक्ट करने का चॉइस बना लेता है और वो एक बॉक्स के ऊपर हाथ रख भी देता है। ये सब देखने के बाद चूचू बोल रही होती कि ब्रदर क्या आप सच में यहाँ पर गैम्बल करने का सोच रहे हैं? नहीं प्लीज मत कीजिए, आप यहाँ पर 130 मिलियन इस तरह बेकार में खर्च नहीं कर सकते हैं, प्लीज मेरे बात को सुन लीजिए एक मर्तबा। यहाँ पर फैंग उसे समझा रहा होता है कि बच्ची तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर रहा है वो जानता है। यहाँ पर फैंग कुछ और बॉक्स की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि लेकिन मैं यहाँ पर बस इतना में ही सेटिस्फाई नहीं हो सकता हूँ, मेरे पास बस इतना पैसा है कि मैं एक बॉक्स खरीद सकता हूँ। इसका मतलब मुझे यहाँ पर एकदम बेस्ट को चूज करना होगा। और यहाँ पर फैंग अपनी नजर को दौड़ाने लगता है जहाँ पर कुछ इक्विपमेंट उससे बेकार लग रहे होते हैं और कुछ इक्विपमेंट ठीक होते हैं, लेकिन उतना भी वर्थ इट नहीं होता है। और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे आदमी गैम्बल कर रहे होते हैं, जिसमें कि बहुत आदमी को इंफीरियर ग्रेड का वेपन मिल रहा होता है जिसका मार्केट प्राइस बस 30 to 20 मिलियन है। वो लोग यहाँ पर गुस्सा होते हुए बोल रहे थे धत्तेरी की मेरा किस्मत इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है, और मिला भी तो मिला क्या वुड एलिमेंट, मेरा तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट है। और इसी तरह यहाँ पर शोरगुल मच रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं इतना ही देर में फैंग एक बॉक्स को चूज कर लिया होता है। चूचू भी देखते हुए बोल रही होती कि क्या ब्रदर आप यहाँ पर कंफर्म है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ अच्छा एलिमेंट निकल जाएगा। यहाँ पर फैंग उस बॉक्स उठाते हुए बोल रहा होता है कि ये अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पर सबसे अच्छा में से एक है।
चलो हम लोग एक साथ यहाँ पर काउंटर पे चलते हैं इस बॉक्स को ओपन करवाने के लिए। और यहाँ पर फैंग काउंटर में चले जाता है और बोल रहा होता है कि लॉर्ड वैंग काउंट, मैं इस बॉक्स को खरीदना चाहता हूँ, प्लीज मेरे लिए ओपन कर दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग जो इतना ज्यादा बच्चा होता है और नौजवान होता है, सब देखकर हैरान होते हैं कि आखिरकार इतना नौजवान बच्चा इतना ज्यादा बीटिंग कैसे लगा सकता है, जरूरी है कोई प्रेस्टिजियस फैमिली से आता होगा। यहाँ पर लॉर्ड वैन काउंट भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मन में बोल रहा होता है कि ये बच्चा जरूरी कोई हायर अप्स होगा, लेकिन मैंने इसे कभी भी पहले नोटिस क्यों नहीं किया है। यहाँ पर लॉर्ड वैन काउंट बोल रहा होता है कि रूल सबके लिए सेम है, पहले पैसा दो फिर सामान लो। हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग उस पैसे को सेंड कर देता है और यहाँ पर लॉर्ड वैन काउंट उस बॉक्स को ओपन कर देता है। लेकिन जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है उस औरे की मदद से पता चल जाता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये एक विंड एलिमेंट वाला इक्विपमेंट है। वाकई में ये वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट है जो यहाँ पर ढूंढा जाता है। वाकई में तुम अगर इसे बेचना चाहो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस लग सकता है इसका। और वो लोग वहाँ पर तुक्का मारते हुए बोल रहे होते हैं कि इवन अगर ये 50% एपिफेनी के साथ मौजूद है तो भी ये यहाँ पर 120 मिलियन से आसानी से बिक जाएगा। यहाँ पर फैंग उस कार्ड को ले लेता है जिसमें उसके बारे में लिखा होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अच्छा से पढ़ना नहीं आता है, अगर आप चाहे तो इसे पढ़कर थोड़ा सा बता सकते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा होता है कि असल में वो बूट जो होता है वो 100% एपिफेनी के साथ होता है और वो एक विंड एबिलिटी यूजर के लिए होता है। हम देखते हैं ये सब देखने के बाद जो बंदा यहाँ पर 10-10 बार बीडिंग लगा चुके होते हैं उन लोग को तो मानो यहाँ पर दिल से जान निकल जाए। वो लोग बोल रहे होते कि एक बंदा जो पहली बार बीटिंग लगा रहा हो इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है। इसका प्राइस कम से कम 500 मिलियन से 600 मिलियन है। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रहा है। और यहाँ पर चूचू भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो बोल रहे होते कि ब्रदर वाकई में आप अमेजिंग है। दूसरे बंदे भी बोल रहे होते कि मैंने यहाँ पर जितना भी लो ग्रेड का इक्विपमेंट देखा है वाकई में ये उन सब में से सबसे ज्यादा बेटर है। हम देखते हैं कि लॉर्ड वैन काउंट भी यहाँ पर फैंग का तारीफ कर रहे होते कि बच्चे तुमने यहाँ पर बस फर्स्ट टाइम में गेम्बल किया है और तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा फिर मान लो द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम को यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हो। यहाँ पर फैंग बोल रहा था कि लॉर्ड वैन काउंट बस आप यहाँ पर ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं मुझे, ये तो बस लक था। लेकिन फैंग यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि वाकई में 130 मिलियन खर्च करने के बाद एक 600 मिलियन का सामान मिलना ये वर्थ इट होता है। और मेरे स्पीड बढ़ने की वजह से अब मेरा यहाँ पर स्ट्रेंथ और यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। और हम देखते हैं कि फैंग के पास इतना अच्छा इक्विपमेंट निकलने हुए देखकर सारे बंदे यहाँ पर दौड़ लगाते हैं और यहाँ पर इक्विपमेंट को बाइक करने लगते हैं। फिर से वो लोग बोल रहे होते हैं कि इस बच्चे का किस्मत इतना अच्छा हो सकता है तो मेरा भी किस्मत अच्छा हो सकता है, मैं और एक बार यहाँ पर बीटिंग लगाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर फैंग के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे और बॉक्स को नोटिस किया है जिसके अंदर इक्विपमेंट रखे गए हैं जिसका एपिफेनी 100% या 100% इतना है, मैं उसे खरीद सकता हूँ और मैं उसे बेच यहाँ पर पैसे को कमा सकता हूँ, क्या मुझे वो सब करना चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि चूचू चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ब्रदर। फैंग बता रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर बैटल नेक्सस में जाने वाले हैं। चूचू उसके बारे में नहीं जानती और पूछ रही होती है कि ये क्या है। यहाँ पर फैंग बता रहा होता है कि ये असल में जिन कॉम्बैक्टर एक्सपर्ट और एलिमेंटिस्ट का एक ग्रुप है जहाँ पर वो लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। वो लोग बताते हैं यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट और यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट के बारे में और साथ साथ में नेक्सस वहाँ पर ट्रेनिंग रूम भी होता है, स्पायरिंग एरिना और साथ साथ में टेस्टिंग हॉल भी मौजूद होता है जहाँ पर हम लोग यहाँ अपने पावर को टेस्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग और चूचू उस जगह में पहुंच जाते हैं सेकंड फ्लोर ऑफ बैटल नेक्सस फील्ड में। वहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं हम लोग अपने पावर का। हम देखते हैं कि फैंग के हाथ में लेवल 4 का जीन एलेक्सर होता है और वो यहाँ पर चूचू को देने के लिए रेडी होता है। वो बोल रहा होता है कि इसे लो और अच्छे से यूज करो। हम देखते हैं चूचू खुश हो जाती है। वो बोल रही होती है कि ब्रदर सच में आपके पास यहाँ पर ग्रेड 4 का जीन एलेक्सर है, वो भी मेरे लिए, शुक्रिया ब्रदर। और यहाँ पर चूचू उस एलेक्सर को तुरंत पी जाती है। वो बोल रही थी कि ब्रदर मुझे वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस होने में आ गया है। यहाँ पर फैंग बोल रहा था कि चलो तो तुम यहाँ पर अपने पावर को आप टेस्ट कर सकती हो। हम देखते हैं चूचू जैसे ही वहाँ पर पावर को टेस्ट करती है उसका यहाँ पर कॉम्बैक्ट पावर 199 आता है। ये देखने के बाद चूचू खुश हो जाती है। वो बोल रही ब्रदर हमारा पावर यहाँ पर 199 है। फैंग भी बोल रहा था कि वाकई में चूचू तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और यहाँ पर फैंग भी ये सब देखकर खुश होता है। वो बोल रहा था कि कम से कम ये लड़की अब अपना सेल्फ डिफेंस तो कर ही सकती है और मुझे यहाँ पर अब ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे मैं भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने वाला हूँ।
और यहाँ पर चूचू हंसते हुए बोल रही होती कि ब्रदर, कल यहाँ पर होटल गार्ड करने के समय वाकई में सब लोग मेरे स्ट्रेंथ को देखने के बाद सरप्राइज होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर फेंग उसे मना करता है और बताता है कि अपने स्ट्रेंथ को यहाँ पर प्राइवेट रखना, यानी सीक्रेट रखना, किसी को पता मत लगने देना कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावर है। वहाँ पर चूचू पूछ रही होती कि क्यों, लेकिन यहाँ पर फेंग बता रहा होता है कि अभी ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जब समय आएगा तो तुम सब समझ जाओगी। और यहाँ पर चूचू भी एक अच्छी लड़की की तरह ज्यादा सवाल नहीं करती और बोल रही होती है ठीक है ब्रदर। और वहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि चूचू थर्ड फ्लोर में जाओ, वहाँ पर 3D सिमुलेटर है जहाँ पर तुम अपने फाइटिंग प्रैक्टिस को कर सकती हो और अपने पोस्टर को अच्छा कर सकती हो, जिससे कि तुम यहाँ पर गार्ड से बच सको। और मैं यहाँ पर ट्रेनिंग रूम को चेक करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर तुमसे बाद में मिलूंगा। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर चूचू खुश हो जाती है और बोल रही होती कि क्या सच में ब्रदर, मैं यहाँ पर जा सकती हूँ और 3D सिमुलेटर में खेल सकती हूँ। लोग फेंग को इनसाइड ट्रेनिंग रूम में देखते हैं और वहां पर जाने के बाद फेंग उस जगह का बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और फिर अपने इक्विपमेंट को निकाल लेता है। वो बोल रहा होता है कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है जहां पर मैं अपने सिस्टम से चैलेंज करके बैटल ग्राउंड में जा सकता हूँ। और फिर फेंग उसी सिचुएशन को याद करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर रेंडमली कोई भी जगह में सिस्टम मिशन को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, वरना मेरे लिए वो दिक्कत हो सकता है। फैंग बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपने टैलेंट में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने कुछ डिमोनिक बीस्ट के लेवल 1 कोर को बाय किया है, तो मुझे अपने एबिलिटी को यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए। और वहाँ पर फैंग उसी एलिमेंटिस इक्विपमेंट से अपने हाथ में कट लगाता है और वहाँ पर थोड़ा सा कट लग भी जाता है। फैंग बता रहा होता है कि मेरा बॉडी यहाँ पर अभी कोई 1 स्टार एलिमेंटिस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आसानी के साथ मुझे हार्म किया जा सकता है। इसका मतलब कि वाकई में ये एलिमेंटिस इक्विपमेंट ये वर्थ इट है, इसका पावर ग्रेट है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फेंग उसी लेवल 1 के बीस्ट कोर को खा जाता है और खाने की वजह से हम देखते हैं कि उसके बॉडी में एनर्जी फ्लो होता है और वो कट वहां पर तुरंत ही हील हो जाता है। ये देखने के बाद फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि जैसे कि मैंने सोचा था कि ये वाकई में मेरा डिवोवर स्किल एक डिवाइन लेवल स्किल है और इसकी मदद से मैं अपने हील और वूम को भी बहुत ही आसानी के साथ हील कर सकता हूँ। तो वाकई में ये बस मेरे यहाँ पर एलिमेंट्री स्ट्रेंथ को ही नहीं बढ़ा सकता है, बल्कि यहाँ पर मुझे सेल्फ हील भी कर सकता है और साथ साथ में मेरे स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। वाकई में मेरा पावर यहाँ पर एक अलग ही लेवल में पहुँचने वाला है। हम देखते हैं कि फेंग ये सब टेस्टिंग करने के बाद वहां पर बोल रहा होता है कि ओके सिस्टम, मैं यहाँ पर अपने थर्ड चैलेंज के लिए रेडी हूँ, तो मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दो। सिस्टम भी बोल रहा होता है कि ठीक है, कम डाउन स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड के अंदर आपको वहां पर टेलीपोर्ट किया जाएगा, यानी बैटल ग्राउंड में। और यहाँ पर कम डाउन खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि फेंग बैटल ग्राउंड में टेलीपोर्ट हो जाता है और इस बार यहाँ पर फेंग जिस बैटल ग्राउंड में आया होता है वो असल में एक आइस प्लैनेट या फिर आइस माउंटेन मान लो। फेंग बोल रहा था कि वाकई में ये जगह बहुत ही ज्यादा ठंडा है, मुझे तो लगता है यहाँ पर टेम्परेचर कम से कम -70 डिग्री हो सकता है। और उस टेम्परेचर में यहाँ पर देखते हैं कि फेंग को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। फेंग बोल रहा होता है कि मेरा बॉडी यहाँ पर 3 एलिमेंट को फोर्ज किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सह पा रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पर आते ही बिना फाइट किए हुए जमकर मर जाता। वाकई में इस बार का बैटल में इन्वायरमेंट ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो चैलेंज कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ पर फेंग अपने मन में कुछ ख्याल सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उससे वहाँ पर कोई होने का एहसास होता है। वो जल्दी अपने स्वॉर्ड को वहाँ पर घुमाता है, लेकिन वो वहाँ पर किसी को भी नहीं देख पाता है, बस वहाँ पर उसे 2 फुटप्रिंट दिखते हैं। फेंग उसे देखने के बाद बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पर फुटप्रिंट है, इसे देखने में तो साफ साफ लग रहा है कि ये किसी इंसान के फुटप्रिंट है। हम देखते हैं कि फेंग थोड़ा सा वहाँ पर घबरा जाता है। वो बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पर कोई इंसान है, लेकिन हम देखते हैं कि फेंग के पीछे कोई आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। फेंग मन में बोल रहा होता है कि ये बस यहाँ पर एक बॉडी को ही पोजिश नहीं करता है, बल्कि ये यहाँ पर इसका ब्रेथ भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या सच में इसके पास कितना पावरफुल टेक्निक है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर जल्दी कोई सोल्यूशन को ढूंढना होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग अपने पूरे सेंस को ओपन करते हुए डिफेंस पोजीशन में आ जाता है। हम देखते हैं कि फेंग के पीछे से एक इंसान और मंकी के हाइब्रिड की तरह कुछ आ रहा होता है। फेंग भी बहुत ही ज्यादा सतर्क होता है। हम देखते हैं कि फेंग अपने यहाँ पर शार्प सेंस की मदद से उस बीस्ट के मूवमेंट को जान जाता है और उसको वहाँ पर आने से पहले उसके ऊपर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है, जो चोट उसको लग जाता है, जिसकी वजह से वो भी दूर चले जाता है और हम उसके क्लियरली देखते हैं जो एक ह्यूमन फेस टाइप का आइस बीस्ट होता है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बर्फ में गायब हो जाता है। फेंग बोल रहा होता है कि क्या यहाँ से फिर से गायब हो गया। वो वहाँ पर अपने बहुत सारे लैंडमाइन बम को निकाल लेता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लैंडमाइन बम को वहाँ पर वो जमीन में बिछा देता है और वहाँ पर धमाके कर देता है। वो बीस्ट यहाँ पर फिर से फेंग की तरफ आ रहा होता है। फेंग उसे देखते हुए बोल रहा होता है तुम फिर से आने वाले हो।
और फेंग वहाँ पर एक फ्लैश बॉम्ब को वहाँ पर फोड़ देता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही जोरदार व्हाइट रोशनी वहाँ पर फैल जाता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट आइस बीस्ट वहाँ पर अपने आंखों को बंद कर लेता है और एक जगह स्टक हो जाता है। और इस मौके के फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि फेंग अपने शॉट को लेते हुए उस आइस बीस्ट की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि वो आइस बीस्ट वहां पर अपने क्लॉक को बनाते हुए यहाँ पर फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन फेंग जो अच्छे मौके देखते हुए उसके सीने के आर पर अपने शॉट को कर देता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट को वहां पर बहुत ही गहरा सदमा पहुंचता है। असल में यहाँ पर फेंग ने अपने वन स्ट्राइक वाले एबिलिटी को यूज किया होता है, यानी स्किल को। हम देखते हैं कि वो बीस्ट अभी मरा नहीं होता है, वो बोल रहा होता है कि चलो हम लोग दोनों एक साथ मरने वाले हैं अब। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर फेंग के फेस में एक क्रीपी सा स्माइल होता है और वो अपने हाथ में एक डिमोनिक कोर को निकालते हुए उसे खा लेता है, जिसकी वजह से उसके बदन में जितने भी घाव आए हुए होते हैं वो ठीक हो जाता है और उसका एनर्जी भी यहाँ पर रिस्टोर हो जाता है। ये सब देखने के बाद वो आइस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, वो घबरा भी जाता है। फेंग वहां पर अपने सीने में हाथ रखते हुए बोल रहा होता है कि वाकई में मेरा यहाँ पर एबिलिटी बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है, ये मेरे घाव को भी हील कर दिया और साथ साथ में मेरे एनर्जी को भी रिस्टोर कर दिया। वो वहाँ पर उस आइस बीस्ट को देखते हुए बोल रहा होता है कि चलो अब सेकंड राउंड के लिए हम लोग यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर फेंग अपने शॉट को लेते हुए उस आइस बीस्ट की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। वो बोल रहा होता है कि चलो अब लोग यहाँ तक लास्ट ड्रॉप तक लड़ने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर फेंग का एनर्जी रिस्टोर हो चुका होता है, लेकिन वो आइस बीस्ट अभी भी बहुत ही ज्यादा थका होता है, इस वजह से वो वहाँ पर पीछे जा रहा होता है। और यहाँ पर फेंग ने जिस लैंडमाइन बम को लगाया होता है, बेचारा वो आइस बीस्ट वहाँ पर गलती से उसे पैर लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाके होने लगते हैं उसके ऊपर। और यहाँ पर फाइनली फेंग यहाँ पर एक मौका देखते हुए अपने वन स्ट्राइक को उस आइस बीस्ट के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो आइस बीस्ट से फट जाता है और वहां पर को उसका कोर मिल जाता है, जो असल में 10 लेवल का होता है। फेंग बोल रहा होता है कि वाकई में, और ये सब पाकर यहाँ पर फेंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर फेंग उस आइस कोर को खा जाता है, जिसकी वजह से उसका यहाँ पर आइस एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा अच्छा से बढ़ जाता है और साथ साथ में वहाँ पर उसके एक एबिलिटी भी मिलता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आइस को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर थर्ड मिशन यहाँ पर फेंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिस्टम बता रहा होता है कि आपने यहाँ पर थर्ड चैलेंज को भी कंप्लीट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर अब रिवॉर्ड मिलने वाला है। और यहाँ पर फेंग को इस बार वही सब विंड, थंडर, आइस का एक फ्रेगमेंट मिलता है और साथ में इस बार फायर का भी फ्रेगमेंट मिलता है, यानी विंग। फेंग के पास अब और एक एलिमेंट आने वाला है, यानी फायर एलिमेंट आने वाला है। और साथ साथ में यहाँ पर फेंग को 4th लेवल का फायर डिमोनिक बीस्ट का कोर मिलता है, वो भी 10। लेकिन ये सब देखने के बाद फेंग थोड़ा सा हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार सिस्टम मुझे इतना ज्यादा फायर रिवॉर्ड क्यों दे रहा है। यहाँ पर उसे साफ साफ पता है कि मेरे अंदर यहाँ पर कोई भी फायर एफिशिएंसी नहीं है, तो आखिरकार ये सब क्यों। हम वहाँ पर देखते हैं कि फेंग को और एक रिवॉर्ड मिलता है, जिसका नाम फायर सोर्स ब्रीड होता है और असल में वो एक मिस्टीरियस रैंक का रिवॉर्ड होता है और उसको बताया जाता है कि तुम इसको डिवोवर करने के बाद फायर एबिलिटी को भी यूज कर सकते हो। हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद फेंग बहुत ही ज्यादा चौंक चुका होता है और वहां पर उसे टेस्ट करने के लिए उस बीट को खा जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सक्सेसफुली उसको यहाँ पर एक फायर एबिलिटी भी मिल जाता है। वहां पर सिस्टम भी बता रहा होता है कि यहाँ पर आपका फायर एफिशिएंसी आपके अंदर जाग रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर फायर एलिमेंटिस्ट भी बन रहे हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि हालांकि आपके पास फायर एफिशिएंसी पहले से नहीं था, इसकी वजह से अभी आपका फायर एबिलिटी बस यहाँ पर ऑर्डिनरी रैंक में ही है। यहाँ पर देखते हैं फेंग जिसके मुंह से धुआं निकल रहा था, वो बोल रहा था वाकई में यहाँ पर जैसे कि मैंने सिस्टम से एक्सपेक्टेड किया था। हालांकि मेरा फायर एबिलिटी अभी बस यहाँ पर ऑर्डिनरी रैंक में है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। और हम देखते हैं कि फेंग एक कर सब यहाँ पर फ्रेगमेंट और यहाँ पर बीस्ट कोर को खाने लगता है, जिसकी वजह से उसका एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ने लगता है। और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर फेंग के पास 4 एलिमेंट का पावर आ चुका है। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि वाकई में मेरा यहाँ पर कॉम्बैट पावर अभी 900 तक पहुंच चुका है फाइनली। और यहाँ पर फेंग अपने पावर में बता रहा होता है कि अगर बस मेरा पावर 1000 पॉइंट तक पहुंच गया तो मैं यहाँ पर किसी भी 1 स्टार ग्रैंड परफेक्शनिस्ट लेवल इंसान से लड़ सकता हूँ, मतलब उतना पावरफुल बन जाऊंगा। और अगर मैं अपनी स्किल से साथ लड़ूंगा तो मतलब मैं यहाँ पर अर्लियर स्टेज 2 स्टार एलिमेंटिस्ट को भी हरा सकता हूँ। वहाँ पर फेंग सिस्टम की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पर मेरा भी ग्रेड दिया हुआ है जो किंग ग्रेड है, क्या सच में यहाँ पर किंग ग्रेड से भी ज्यादा ऊपर कोई ग्रेड हो सकता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर सिस्टम बता रहा होता है कि यहाँ किंग ग्रेड के बाद यहाँ पर एम्पायर ग्रेड आता है, फिर डिवाइन ग्रेड और फिर डॉट डॉट बहुत सारे। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि ओ यानी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रेड है जिसे मुझे भी पार करना है। और इन सब कोर को करने के बाद मेरा यहाँ पर बैटल एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। और एफिशिएंसी को एक तरह से एक्सपीरियंस मान सकते हो, मतलब एक तरह से। फेंग वहाँ पर अपने सामान को रिंग के अंदर रखते हुए बोल रहा होता है कि शायद से नेक्स्ट चैलेंज तभी स्टार्ट होगा जब मैं यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को उस रिक्वायर्ड के इतना पहुंचा लूंगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर रियल वर्ल्ड में आने के बाद फेंग वहाँ पर क्रिस्टल को एक्सचेंज करने के लिए बोलता है सिस्टम को, और यहाँ पर सिस्टम उसे 80 मिलियन दे देता है।
वहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि अब मेरे पास 140 मिलियन है, यानी मैं अभी भी गैम्बल कर सकता हूँ। फैंग को देखते हैं जो ऑलरेडी एलिमेंट्रीज इक्विपमेंट मार्केट में पहुंच चुका होता है। वहाँ पर उतना ही भीड़ होता है जितना कि सुबह पर था। हम देखते हैं यहाँ पर फैंग इधर उधर देख रहा होता है, वो असल में किसी बॉक्स को ढूंढ रहा होता है। और हम कहीं दूर एक लड़की को देखते हैं जो असल में फैंग को नोटिस कर ली होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, आखिरकार ये बंदा कौन से बड़े खानदान से बिलोंग करता है। वाकई में इसका लुक और टेम्पर दोनों ही 10/10 है। वो लड़की एक अलग ही नजर से यहाँ पर फैंग को देख रही होती है। हम देखते हैं फैंग को वो सामान मिल जाता है, यानी वो मिस्टीरियस बॉक्स मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा होता है। वो बोल रहा होता है, उफ चलो खास इसे को कोई भी चूज नहीं किया है, मेरा किस्मत अभी भी अच्छा है। हम देखते हैं तभी वो लड़की यहाँ पर फैंग की तरफ बढ़ रही होती है और वो वहाँ पर फालतू का ज्ञान देते हुए बोल रही होती है कि बच्चे यानी यंग बॉय, लगता है कि तुम पहली बार यहाँ पर एलिमेंट्रीज इक्विपमेंट मार्केट में आए हो और लगता है कि तुम पहली बार यहाँ पर गैम्बल कर रहे हो, है ना। तो तुम्हें मुझे यानी अपने सीनियर सिस्टर के बात को सुनना चाहिए और हाँ, तुम्हें उस बॉक्स को नहीं चुनना चाहिए। और वो लड़की एक अलग ही एटीट्यूड में बोलती है, क्योंकि हर चीज जो बड़ा दिखता है वो जरूरी नहीं कि अच्छा भी हो। और यहाँ पर फैंग उस लड़की को देखकर बहुत ही अजीब सा शक्ल बनाता है और वो मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से टपक पड़ी और यहाँ पर आखिरकार इसे देखने के बाद मुझे इतना गंदा वाला वाइब क्यों आ रहा है। और यहाँ पर फैंग उस लड़की को जब गौर से देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि क्या ये लड़की असल में 1 स्टार की ग्रैंड परफेक्टनेस लेवल में पहुंच चुकी है, वो भी इतना यंग एज में, यानी ये जरूरी कोई बड़ी खानदान से बिलोंग करती होगी। इसका बैकग्राउंड जरूरी कोई नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं हो सकता है। और यहाँ पर वो लड़की अभी भी बोल रही होती है कि यंग बॉय तुम बहुत ही ज्यादा चौंक चुके हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम गेमल कर रहे हो। और वो लड़की उस मिस्टीरियस बॉक्स में ठक ठक करते हुए बोल रही होती है कि ये बॉक्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यूजुअली इसके अंदर कोई बहुत ही बड़ा वेपन होगा और इस तरह का मिस्टीरियस बॉक्स में अगर कोई बड़ा वेपन है इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, वो बस इंफीरियर ग्रेड का होगा। यहाँ पर फैंग मन में बोल रहा होता है कि हालांकि ये लड़की का अंदाजा उतना भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ ये बस यहाँ पर ग्रेड को लेकर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो भी सामान है उसका ग्रेड वाकई में यहाँ पर टॉप नॉच है। और यहाँ पर वो लड़की अभी भी यहाँ पर फैंग को समझा रही होती है कि तुम्हें ये सामान नहीं लेना चाहिए, अगर ये सामान लोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे, बस तुम अपने सीनियर सिस्टर के बातों को सुनो। और यहाँ पर फैंग उस लड़की के ऊपर टोन मारते हुए बोल रहा होता है कि लगता है सीनियर सिस्टर यहाँ पर गेम्बल कर रही थी, लेकिन वो यहाँ पर गेम्बल हार चुकी है और अभी यहाँ पर क्विट कर चुकी है। ये सुनने के बाद वो लड़की भी चौंक जाती है। वो फिर अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोल रही होती है कि हाँ तुम यहाँ पर मुझे रिमाइंड मत दो, मैं अब बस 2 स्टार एलिमेंट्रीज में पहुंचने ही वाली हूँ। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर गैम्बल कर कर कुछ हर्ब और एलेक्सर को जमा कर दूं ताकि मैं यहाँ पर 2 स्टार में ब्रेक थ्रू कर सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर हार गई और अभी मेरे पास नहीं लगता है कि मेरा उतना भी अच्छा लक है कि मैं यहाँ पर जीत सकती हूँ। और यहाँ पर फैंग जाते हुए बोल रहा होता है कि यानी तुम भी यहाँ पर बस अपने लक पे ही डिपेंड हो, मुझे लगता है कि मेरा लक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस बॉक्स को खोलने वाला हूँ। और ये सब देखने के बाद उस लड़की का मुंह बन जाता है। वो बोल रही होती कि क्या तुम यहाँ पर अपने सीनियर सिस्टर के बातों को मना करना चाहते हो, जरूरी तुम यहाँ पर बहुत ही बड़े बेवकूफ हो और तुम यहाँ पर अभी पछताने वाले हो। और यहाँ पर फैंग जाते हुए बोल रहा होता है कि लॉर्ड वैन काउंट ये बॉक्स को खोल दीजिए। लॉर्ड वैन काउंट बोल रहे होते कि सेम रूल, पहले पैसा फिर सामान। हम देखते हैं लॉर्ड वैन काउंट को इतना कैजुअली बात करते हुए देखकर वो लड़की भी हैरान होती है। वो बोल रही होती कि क्या लॉर्ड वैन काउंट आप इसे जानते हैं। वो बता रहा होता है कि हाँ ये ऑलरेडी मॉर्निंग में आया था और इसने यहाँ पर एक वुड्स को जीता जो एक विंड एलिमेंट का था और उसके अंदर 100% एपिफेनी रेट था। और ये सुनने के बाद यहाँ पर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और फैंग से पूछ रही होती है कि क्या हैंडसम बॉय तुम ऑलरेडी यहाँ पर एक बार इतना हाई क्वालिटी के वेपन जीत चुके हो और उसके बाद फिर से तुम यहाँ पर गैम्बल करना चाहते हो। फैंग बोल रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरा लक आज बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं इस लक को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं फिर से गैम्बल कर रहा हूँ। वो लड़की अभी भी समझा रही होती है कि तुम ऑलरेडी एक बार हाई क्वालिटी के वेपन को गेन कर चुके हो, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है कि तुम एक ही दिन में दो हाई क्वालिटी के वेपन जीत जाओ, वो भी 2 ही बार में। लेकिन फैंग अभी भी बोल रहा था कि पर मुझे यहाँ पर रिस्क लेना पसंद है और मैं अभी भी रिस्क लूंगा। हम देखते हैं कि मार्केट में जितने भी बंदे होते हैं यहाँ पर फैंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि हे देखो उस यंग मैन को, उसे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा लकी है, वो ऑलरेडी एक बार एक अच्छे वेपन को जीत चुका है, उसके बावजूद भी वो इतना ज्यादा लालच कर रहा है, जरूरी ये अब पछताने वाला है। हालांकि हम लॉर्ड वैन काउंट को देखते हैं जो यहाँ पर उस बॉक्स को ओपन कर देता है जिसके अंदर से एक अलग ही टाइप का ऑरा निकल रहा होता है, मतलब बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और लेड बाउंड काउंट बोल रहे होते हैं कि इसके ऑरे से लग रहा है कि इसके अंदर कोई जरूरी आर्मर होगा। हम देखते हैं उसके अंदर एक आर्मर होता है
जो असल में फायर एबिलिटी यूजर के लिए होता है। हम देखते हैं बाकी बंदे बोल रहे होते कि जल्दी से इसका एट्रीब्यूट देखो कि इसका कौन सा एट्रीब्यूट है, यानी कितना एपिफेनी रेट है। यहाँ पर वो लड़की उस कार्ड को लेते हुए बोल रही होती कि मुझे देखने दो आखिरकार कितना रेट है। लेकिन वो जब उस कार्ड को देखती है वो बहुत ही ज्यादा भौचक्का हो जाती है। वो हैरान होते हुए बोल रही होती कि क्या ये एक फायर एबिलिटी यूजर का आर्मर है और इसका यहाँ पर 100% एपिफेनी रेट है और इसको पहनने के बाद किसी का भी डिफेंस 100% तक बढ़ सकता है। बाप। और ये सब देखकर मार्केट में जितने भी बंदे होते हैं उन लोग का जल जाता है। वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार एक अकेला बंदा इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है। इसका मार्केट का कीमत कम से कम 550 मिलियन होगा। क्यों क्यों ये बच्चा इतना ज्यादा लकी क्यों है। हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसको तो एक अलग ही टाइप का सदमा लग चुका होता है और फैंक भी यहाँ पर उस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बोल रहा होता है कि ऑलरेडी मेरे पास फायर एट्रीब्यूट भी आ चुका है और इसके पहनने के बाद मेरा स्ट्रेंथ का लेवल एक अलग ही लेवल में पहुंच जाएगा। हम यहाँ पर लॉर्ड वेनकाउंट को देखते हैं, उनको भी एक अलग ही लेवल का सदमा लगा होता है, लेकिन वो अपने सदमे को छुपाते हुए बोल रहे होते हैं कि बच्चा तुम्हारा लक एक अलग ही लेवल में है। वो मन में बोल रहा होता है कि मैं इतना समय में यहाँ पर काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा कि वो लगातार इतना हाई क्वालिटी का सामान जीत रहा हो। हम उसी लड़की को देखते हैं जो फैंक के सामने आते हुए बोल रही होती है कि हैंडसम गाय, मुझे लगता है कि तुम जरूरी पिछले जन्म में कोई अच्छा पुण्य किए होगे जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा सामान मिल रहा है। हम फैंक को देखते हैं जो हंसते हुए बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ये तो बस मेरा प्योर लक है। लेकिन फैंक मन में बोल रहा होता है कि कल चूचू को पोर्टल में गार्ड करने के लिए जाना है तो मुझे जल्दी ही चूचू को ढूंढना होगा और मुझे उससे बात भी करना है। और फैंक वहां से निकल जाता है। वो मन में बोल रहा होता है चूचू अभी भी यहाँ पर वर्चुअल कॉम्बैट में प्रैक्टिस कर रही है, मुझे जानना होगा, मुझे देखना है कि आखिरकार वो कैसे कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बाहर में ही फैंक का इंतजार कर रही है और वो वहां पर फैंक को रुकने के लिए भी बोलती है। फैंक उसे देखने के बाद थोड़ा सा हैरान होता है। वो चौंकते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे से क्या चाहती हो। हम उस लड़की को देखते हैं जो बोल रही होती है कि नहीं तुम्हें घबराने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीनियर सिस्टर बस तुमसे एक छोटा सा मदद चाहती है। और यहाँ पर वो लड़की बहुत ही तुरंत फैंक के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाती है। फैंक थोड़ा सा घबराते यानी उससे दूर होते हुए बोल रहा होता है कि कौन क्या हेल्प चाहिए। वो लड़की बोल रही होती है कि यहाँ पर सीनियर सिस्टर कुछ बॉक्स को चूज करना चाहती है। यहाँ पर वो सीनियर सिस्टर तुम्हारे लक को भी टेस्ट कर लेगी इससे, क्या तुम यहाँ पर बॉक्स चूज करने में मेरा मदद करना चाहोगे। वो लड़की एक अलग ही अंदाज में बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर सीनियर सिस्टर का हेल्प करो और सीनियर सिस्टर हमेशा इस फेवर को तुम्हारे लिए ऑन करेगी यानी याद रखेगी। वैसे सीनियर सिस्टर का नाम लुयू यान है। अभी मैं यहाँ पर 1 स्टार की ग्रैंड परफेक्शनिस्ट लेवल में हूँ और मेरा यहाँ पर इस सिटी में कुछ कनेक्शन भी है, तुम चाहो तो इस कनेक्शन का भी यूटिलाइज कर सकते हो। फैंक भी बोल रहा होता है कि एक फेवर, ये सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन आखिरकार तुम्हारे पोज में क्या गलती है। यहाँ पर लियू यान बोल रही होती कि क्या मेरा पोज में, और यहाँ पर वो फैंक के और ज्यादा नजदीक आते हुए बोल रही होती कि आखिरकार अब ये कैसा है, तुम बस मुझे यहाँ पर मदद करो और यहाँ पर तुम सीनियर सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और लियू यान फैंक के कान में जाते हुए बोल रही होती है कि पता है सीनियर सिस्टर कभी भी किसी मर्द के इतना नजदीक नहीं आई है, तुम वो पहले मर्द हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। और इतना नजदीक एक लड़की को देखकर यहाँ पर फैंक के भी पसीने छूट जाते हैं, उसका टमाटर की तरह गाल लाल हो जाता है। फैंक यहाँ पर उस लड़की का इस तरह चाल देखकर मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार वर्ल्ड में इतना ज्यादा बोल्ड लड़की कैसे हो सकती है। वहाँ पर हम लुई यान को देखते हैं जो बोल रही होती है कि क्या तुम्हें इतना फेवर पसंद नहीं आया, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, तुम बोलो। और फिर यहाँ पर लुई यान अपने बाल को बांधते हुए बोल रही होती है कि आखिरकार इस स्टाइल के साथ क्या है। वो वहाँ पर बाल बांधते हुए बोल रही होती है कि अब सीनियर सिस्टर यहाँ पर और ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, तुम्हें नहीं लगता है। हम यहाँ पर फैंक को देखते हैं जो चौंक चुका होता है। वो बोल रहा था कि वाकई में इसका ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन फैंक को इस तरह चौंकते हुए देखकर लुई यान बोल रही थी कि क्या तुम्हें अभी भी ये पसंद नहीं आया। और वो वहाँ पर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करने लगती है यानी रूप बदलने लगती है। कभी वो स्टूडेंट बनती है तो कभी वो नर्स बनती है। और वो बोल रही होती है कि तुम मुझे जिस स्टाइल में देखना चाहते हो मैं वो तुम्हारे लिए उस स्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। और वो वहाँ पर ठरकियों वाली हरकत करते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि तुम जरूरी बहुत ही इनोसेंट लड़की हो, है ना। यहाँ पर फैंक भी ये सब देखने के बाद थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पर इनोसेंट हूँ और यहाँ पर तुम्हारा बहुत ही ज्यादा नाटक हो गया है। वो वहाँ पर फैंक बता रहा होता है कि अंदर घुसने के बाद 7 रो में 3rd बॉक्स है, उसे जल्दी से जाकर बाय कर लो।
हम यहाँ पर देखते हैं अपना काम होने के बाद लुयान वहाँ पर खुश होते हुए जा रही होती है, बोल रही होती है थैंक यू हैंडसम। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि अगर उसमें लो लेवल का अगर एलिमेंट्री इक्विपमेंट निकला तो मुझे बाद में आकर ब्लेम मत करना। वहाँ पर लुयान बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, और हाँ प्लीज तुम यहाँ पर इंतजार करो, मैं यहाँ पर आ रही हूँ। और वो वहाँ पर फ्लाइंग किस करते हुए बोल रही होती है कि अगर कुछ अच्छा निकला तो मैं जरूरी यहाँ पर तुम्हें थैंक करने के लिए आऊंगी। फैंग बोल रहा होता है मन में प्लीज प्लीज मत आना दोबारा मेरे पास। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पर चिल्लाने का आवाज आता है। हम यहाँ पर लुयान को देखते हैं जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होता है। वो असल में एक वाटर एबिलिटी वाला स्वॉर्ड होता है जिसमें 88% एपिफेनी रेट होता है। ये देखने के बाद यहाँ पर लुयान खुद में ही शौक होती है। यहाँ पर बंदे बोल रहे होते हैं इसका वर्थ इट कम से कम मार्केट में 300 मिलियन का है। वाकई में इसके हाथ में ग्रेट ट्रेजर लग चुका है। और यहाँ पर लॉर्ड वैन काउंट भी बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार आज सब बंदे का लक अच्छा है या मेरा लक खराब है। मैं लगातार यहाँ पर 3 अच्छा इक्विपमेंट खोल चुका हूँ आज। और वो वहाँ पर फैंग को याद करते हुए बोल रही होती कि वाकई में तुमने यहाँ पर सीनियर सिस्टर को खुश किया है, मैं जरूरी तुम्हें यहाँ पर थैंक्स करूंगी। फिर हमारा नेक्स्ट सीन बैटल नेक्सस में चले जाता है और यहाँ पर फैंग आ जाता है 3rd फ्लोर ट्रेनिंग ग्राउंड में। वहाँ पर फैंग इधर उधर देखते हुए मन में बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी चूचू को ढूंढना होगा और मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ पर फालतू के किसी लड़की के झमेले में भी नहीं फंसना है। और यहाँ पर फैंग इधर उधर देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पर किसी भीड़ को देखकर फैंग हैरान होता है। वहाँ पर लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये छोटी सी बच्ची कहाँ से आ गई है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और सब लोग यहाँ पर चूचू को चेयर अप कर रहे होते हैं कि लिटिल लोली चेयर अप, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही हो, यहाँ पर करते रहो। वहाँ पर हम चूचू को देखते हैं जो एक हट्टे कट्टे मुस्टंडे आदमी के साथ यहाँ पर फाइट कर रही होती है। और यहाँ पर फैंग खुद ही चूचू को इतना तगड़े ओपोनेंट के साथ फाइट करते हुए देखकर हैरान होता है। वो मन में बोल रहा होता है कि ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग है और उसके पास यहाँ पर उतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद से उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि चूचू वाकई में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। फैंग भी ये देखने के बाद बोल रहा होता है कि वाकई में इसके बाद नेचुरली यहाँ पर कॉम्बैट टैलेंट बहुत ही अच्छा है। मुझे यहाँ पर किसी भी बुक को उसके हम लोग चूचू को देखते हैं जो किसी कैप्सूल टाइप की चीज में होती है, उसका बॉडी असल में यही होता है लेकिन उसका कॉन्सिस्टेंस यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी में होता है। बताया जाता है कि भले ही बॉडी यहाँ पर हो लेकिन उसका दिमाग एक वर्चुअल रियलिटी में यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। इसके वजह से यहाँ पर कोई भी जिन कॉम्बैक्टर होता है या फिर एबिलिटी यूजर होता है उसका यहाँ पर स्पीड, कॉम्बैक्ट पावर, कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस ये सब यहाँ पर बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका माइंड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइफ और डेथ सिचुएशन से गुजरता है। भले ही उसका बॉडी यहीं पर है लेकिन उसका माइंड ये सब यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी बंदे होते हैं चूचू को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं कि वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार इतना यंग एज में कोई बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अगर इसकी एज से देखा जाए तो ये यांग सिटी में टॉप 10 पावरफुल पर्सन में से एक हो सकती है। वो सभी यहाँ पर चूचू को चेयर अप कर रहे होते हैं और किसी किसी का नजर यहाँ पर चूचू पे भी पड़ जाता है। किसी का नजर अच्छा होता है तो किसी का नजर खराब होता है, लेकिन ये सबसे दूर यहाँ पर फैंग भी ये सब देख रहा होता है और उसके फेस में एक स्माइल होता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अब आशा हो गया होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो चूचू कम से कम अपने आप को डिफेंस कर सकती है। अब फैंग यहाँ पर चूचू के फाइट को नोटिस करते हुए बोल रहा होता है कि चूचू कभी भी यहाँ पर कॉम्बैक्ट नहीं की हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो जिस हिसाब से फाइट कर रही है वो काबिले तारीफ है। उसका टेक्निक यहाँ पर थोड़ा सा रफ है लेकिन उसका फ्लो बहुत ही ज्यादा पानी की तरह साफ है। लेकिन अगर किसी भी फर्स्ट टाइम कॉम्बैक्ट के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर चूचू बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव टेक्निक को परफॉर्म कर रही है। हालांकि वो अगर इसमें थोड़ा सा ट्रेनिंग करेगी तो वो ऑलरेडी परफेक्ट बन जाएगी। हम देखते हैं कि वो बंदा चूचू को थोड़ा सा पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है और अपने सिर से यहाँ पर चूचू के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन चूचू अपने स्वॉर्ड की मदद से उस बंदे के गले में वहाँ पर स्वॉर्ड मार देती है। हालांकि यहाँ पर वर्चुअल कॉम्बैक्ट में कोई इंसान मरता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के कॉम्बैक्ट पावर के बारे में पता चल जाता है और वो बंदा यहाँ पर हारने के बाद वहाँ से वो गायब हो जाता है और चूचू आखिरकार जीत जाती है। और यहाँ पर चूचू जीतने के बाद हुर्रे कर रही होती है और जितना वो खुश होती है उतना ही बाकी बाहर के आदमी भी खुश होते हैं और चूचू के लिए चेयर अप कर रहे होते हैं। कुछ आदमी तो बोल रहे होते कि वाकई में ये लड़की इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मैं आज से ही इसका फॉलोवर बनने वाला हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं चूचू जैसे ही वहाँ पर वर्चुअल कॉम्बैक्ट से बाहर निकलती हैं, सब बंदे वहाँ पर घेर लेते हैं और चूचू को सब लोग वहाँ पर तारीफ कर रहे होते हैं। सब वहाँ पर चूचू को एक सेलिब्रिटी की तरह देख रहे होते हैं और कोई बोल रहा होता है कि चूचू हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, कोई बोल रहा होता है कि नहीं हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और ये सब देखने के बाद चूचू थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है, लेकिन वो जितना एम्बेरस नहीं हो रही होती है उससे ज्यादा वो डर चुकी होती है। वो बोल रही होती है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अभी ज्वाइन करने का प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़ दो। यहाँ पर फैंग उन ग्रुप के बारे में बता रहा होता है कि यह मर्सनरीज है जो यहाँ पर डीमन बीस्ट और
प्रीशियस बीस्ट को मारते हैं और ये लोग दूसरे के लिए एम्प्लॉयर की तरह भी काम करते हैं। हालांकि ये लोग कभी कभी अपने से ज्यादा हाई टास्क को ले लेते हैं, जिसकी वजह से इन लोग के जिंदगी में बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन आते रहता है। हालांकि इन लोग का ग्रुप में ज्यादातर जिन कॉम्बैक्टर मौजूद है और उन्हीं से इन लोग का ग्रुप चलता है, लेकिन चूचू इन लोग के लिए सुटेबल नहीं है। और यहाँ पर फैंग चूचू के पास आते हुए बोल रहा होता है कि चलो अब हमें घर जाना है। चूचू फैंग को देखने के बाद बोल रही होती है कि भैया आप यहीं पर है, क्या आपने देखा कि मैं किस तरह 3 कॉम्बैक्टर में फाइट कर रही थी? मुझे यहाँ पर फाइट करने के बाद बहुत ही ज्यादा मजा आया। क्या हम लोग इस 3D वर्चुअल कॉम्बैक्टर को अपने घर में नहीं खरीद सकते हैं? मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया, प्लीज मेरे लिए खरीद दीजिएगा एक। वहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि ठीक है मैं वो कर दूंगा, मैं कुछ दिन में उसे खरीद दूंगा, लेकिन हमें अभी घर जाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, तो उसके लिए हमें घर जाकर प्रिपेयर भी करना है ना। और यहाँ पर चूचू खुश होते हुए बोल रही होती कि भैया आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। लेकिन हम वहाँ पर बाकी बंदे को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा जेलस होते हुए बोल रहे होते हैं ये चूचू वाकई में एक टैलेंटेड प्रोटेजी है और उसका भाई, मुझे तो जलन हो रहा है, मुझे भी उसकी जैसा एक छोटी सिस्टर चाहिए। हम फिर यहाँ पर लिन फैमिली के मेंशन का सीन देखते हैं। हम यहाँ पर लिन स्वानियान को देखते हैं जो फाइटिंग बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी मेड आते हुए बोल रही होती है कि यंग मास्टर ऑलरेडी रात बहुत ही ज्यादा हो गया, आपको आराम कर लेना चाहिए। यहाँ पर श्याओ यांग बोल रहा होता है मैं जानता हूँ, एक जगह बैठते हुए उस मेड से पूछ रहा होता है जिसका नाम श्याओलू होता है। वो पूछ रहा होता है कि क्या सब कुछ अरेंज हो चुका है? वहाँ पर वो मेड यानी श्याओलू बोल रही होती कि हाँ सब कुछ अरेंज हो गया है, वो लड़की कल पोर्टल गार्ड करने के लिए जाने वाली है और वहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया है, यानी उसका कल आखिरी दिन होने वाला है। और ये लोग असल में यहाँ पर चूचू के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिन शुआनियन बोल रहा होता है कि ठीक है व्हीकल को और एक मर्तबा चेक कर लेना और हर सामान को लोड कर लेना, इस बार मैं अपने मिशन में गलती नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर श्याओलू बोल रही होती है कि यंग मास्टर और कुछ यहाँ पर वो सब रेडी है। यहाँ पर श्याओयान बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, जल्दी मेरे लिए पानी तैयार करो। वो बोल रही होती है ठीक है। हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन में श्याओयान को देखते हैं जो दारू पीते हुए मन में बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना बच्ची कि तुमने यहाँ पर वो काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर उस चीज के लिए भी सजा मिलने वाला है। मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ और मुझे मारना ही पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकते हो और मैं यहाँ पर अपने एलिमेंटिस्ट बनने के रास्ते में किसी को भी आने नहीं देना चाहता हूँ। मैं किसी को भी अपना प्रॉब्लम नहीं बनने दूंगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। बस तुम यहाँ पर मान लेना कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनलकी में से एक थे। और वहाँ पर लिन शुआनियन एक अजीबी साइको की तरह बोल रहा होता है कि 1000 या फिर 10,000 मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे कितना जान को लेना पड़ेगा, अगर मैं एलिमेंटिस्ट बन सकता हूँ तो मैं यहाँ पर जान लेने के लिए तैयार हूँ। फिर हमारा सीन नेक्स्ट डे को पहुँचता है जहाँ पर हम लोग रिफ्यूजी डिपार्टमेंट नंबर 7 में देखते हैं। वो असल में रिफ्यूजी डिपार्टमेंट मिशन हॉल होता है। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे आदमी को देखते हैं और साथ में हम लोग फेंग और चूचू को भी देखते हैं। यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि यहाँ पर सब लोग रेडी है, लेकिन ब्रदर आखिरकार हम लोग यहाँ पर अंदर में आर्मर और वेपन के साथ क्यों हैं? जहाँ पर फेंग बता रहा होता है कि हम लोग वीक है तो हम लोग यहाँ पर ऑफ गार्ड नहीं हो सकते हैं और ये तरीका है कि हम लोग दूसरे को अपने आप को कमजोर देखकर कैसे पकड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर चूचू को कुछ समझ नहीं आता है पर बोल रही होती ओ ऐसा बात है। फेंग हमें बता रहा होता है कि वो अपने हर एक एट्रीब्यूट को यहाँ पर आइस एपिफेनी में लगा दिया, यानी आइस एलिमेंट में लगा दिया, जिसकी वजह से उसका आइस एलिमेंट 93 पॉइंट तक पहुंच चुका है और बस अब वो 1 स्टार एलिमेंटिस्ट बनने से बस 7% ही दूर है। फेंग बोल रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा खराब है कि मैं यहाँ पर 1 स्टार में आज नहीं पहुंच पाया। मुझे जहाँ तक याद है लिन शुआनियन आज जरूरी कुछ एक्शन लेने वाला है, लेकिन मैं प्रीवियस लाइफ वाला चीज इस बार रिपीट नहीं होने दूंगा। आज मैं ये पूरा तरह से कंफर्म करूंगा कि लिन शुआनियन इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से विदा लेने वाला है, यानी मैं उसे जान से मार डालूंगा आज। यहाँ पर फैन सोच रहा होता है कि अगर मैं आज लिन शुआनियन को नहीं मारूंगा तो फ्यूचर में जाकर हो सकता है कि वो जाकर चूचू के लिए और बड़ा थ्रेट बन जाए। हालांकि यहाँ पर मैं एलिमेंटिस्ट हूँ, लेकिन मैं हर चीज को नहीं संभाल सकता हूँ। लिन शुआनियन को मारने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं लिन फैमिली को पूरा तरह से खत्म कर दूंगा। शायद उसके बाद चूचू पूरा तरह से सेफ हो जाएगी। हम वहाँ पर कैप्टन चेन को देखते हैं जो आते हुए अनाउंस कर रहा होता है यहाँ पर सब लोग 10 ग्रुप में बढ़ जाओ और हाँ सब ग्रुप को लीड करेगा एक जिन कॉम्बैक्टर। और याद रखना अभी तक यहाँ पर किसी को भी मालूम नहीं है कि फेंग इतना ज्यादा पावरफुल है, ना ही यहाँ पर किसी को मालूम है कि चूचू इतना ज्यादा पावरफुल है। वो लोग अपने स्ट्रेंथ को अभी भी हाइड कर रहे हैं। वहाँ पर कैप्टन चेन अनाउंस कर रही होती है कि तुम यहाँ पर अपने टीम को चॉइस कर सकते हो और जैसे तुम्हें टीम चाहिए तुम वहाँ पर चूज कर लो। हम वहाँ पर कुछ जिम कॉम्पैक्टर को देखते हैं जो बुला रहे होते हैं अपने अपने टीम की तरफ। वहाँ पर हम एक अंधे को देखते हैं जो नाटा सा होता है और देखने से ही बहुत ही बड़ा बदमाश लगता है। वो यहाँ पर फेंग के पास आता है और वो बोल रहा होता है कि बच्चे तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि मेरी एक सिस्टर है, क्या वो भी मेरे साथ आ सकती है? वो बंदा बोल रहा होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है,
पोर्टल गार्ड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की जॉब है, तो मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, तो तुम यहाँ पर अपने लाइफ को रिस्क लगाकर उसे ला सकते हो। हम देखते हैं चूचू ये सुनने के बाद बोल रही होती है कि कौन कौन तुम्हारे लाइबिलिटी को यहाँ पर चाहता है, मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा कैपेबल हूँ। फैंग उसको चलाते हुए बोल रहा होता है कि अरे पगली, तुम्हें यहाँ पर दूसरे को अपने आप को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हम लोग उसकी सोच से भी ज्यादा कैपेबल है, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा शांत रहने का जरूरत है और हम लोग सेफ रहेंगे। हम देखते हैं तभी एक दूसरा बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि लिटिल लोली, क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो? यहाँ पर चूचू बोल रही होती है लेकिन यहाँ पर मैं अपने बड़े भाई के साथ ही ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्या यहाँ पर आप मेरे बड़े भाई को भी ज्वाइन करवाएंगे? तो बंदा बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स, कोई बात नहीं, आ जाओ। यहाँ पर चूचू बोल रही होती है थैंक यू अंकल आपके लिए। वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है कि मुझे आपसे कैप्टन बोलो। अंकल थोड़ा सा सुनने में ओल्ड लगता है, हालांकि मेरा नाम यहाँ पर फांग है, तुम लोगों का नाम क्या है? यहाँ पर फ्रैंक और चूचू अपना अपना नाम बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो मन में बोल रहा होता है कि यहाँ पर सब जिन कॉम्बैक्टर स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर को चुन रहे हैं, लेकिन ये बंदा अचानक से यहाँ पर आया और चूचू को यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला, यानी अपने टीम में इनवाइट कर लिया। इसका मतलब जरूरी ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना होगा। यांग सिटी का बेस हाईवे बॉर्डर को देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री ट्रैक्टर जिसमें सब जिन कॉम्पैक्टर और सब बंदे जो पोर्टल को गार्ड करने वाले होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि S22 डेस्टिनेशन पहुंचने में बस 10 किलोमीटर ही बाकी है। हम वहाँ पर फैंग के टीम को देखते हैं जहाँ पर उसका कैप्टन बोल रहा होता है कि सब लोग रेडी रहो, जोन में हम लोग इंटर करते ही हमारे ऊपर खतरा आ सकता है। वहाँ पर फैंग बात करते हुए बोल रहा होता है कि कैप्टन फांग मेरी सिस्टर, इसके पास कॉम्बैट पावर ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर बर्डन बन सकती है। जहाँ पर फांग बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, हम लोग इसे मैनेज कर लेंगे, मैं बस यहाँ पर इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटी है और ये मुझे अपनी छोटी सिस्टर का याद दिलाती है। और वहाँ पर कैप्टन फांग मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि बीस्ट टाइट से पहले मेरे पास भी इस तरह की एक छोटी सिस्टर थी, लेकिन बीस्ट टाइट की वजह से वो गुजर गई। वहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। वहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना कैप्टन फांग, मैं आपकी बैड मेमोरी को याद दिलाना नहीं चाहता था। जहाँ पर कैप्टन फांग बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, वो सब पास्ट था, तो मुझे इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। और वहाँ पर कैप्टन फांग 2 गन निकालते हुए बोल रहा होता है कि ये दोनों गन तुम लोग रख लो, मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ कि तुम लोगों के पास कोई भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसे डेंजरस आ जाए जहाँ पर मैं तुम लोगों का मदद नहीं कर सकता हूँ, उस जगह में तुम लोग अपने आप को डिफेंड करना। हालांकि यहाँ पर कैप्टन फांग के टोन से वो बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है और फैंग के भी मन में यही सब होता है। फैंग बोल रहा होता है कि ये गन ये वाकई में कस्टम मेड है, ये किसी भी 1 लेवल के प्रीशियस बीस्ट को मारने तक का ताकत रखता है और ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो नॉर्मल आदमी बाय कर सकता है, इसका मार्केट प्राइस कम से कम 10,000 हो सकता है। वाकई में कैप्टन फांग यहाँ पर मालूम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। वहाँ पर कैप्टन फांग अनाउंस करते हुए बोल रहे होते कि सब लोग यहाँ पर तैयार हो जाओ, हम लोग सिक्योरिटी जोन S22 में पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं जो जिन कॉम्बैक्टर वहाँ पर पहली बार आए होते हैं या फिर जो भी बंदे, वो देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते वाकई में ये डिफेंस लाइन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वहाँ पर फैंग और चूचू भी बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि चूचू ये हमारा आउटर डिफेंस लाइन है, इसीलिए तुम मेरे से ही कांटेक्ट में रहना, तुम मेरे से दूर मत जाना। वहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास में सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये डिफेंस लाइन मैंने जहाँ तक सुना है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर हजारों से ज्यादा जिन कॉम्पैक्टर मौजूद है। कोई बोल रहा होता है कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा एलिमेंटिस ऑफिसर काम करते हैं। वहाँ पर फैंग आते हुए अपने कैप्टन से पूछ रहा होता है कि कैप्टन फांग आखिरकार हमें यहाँ पर क्या काम करना है, यानी हमें यहाँ पर क्या काम करने के लिए बुलाया गया है। जहाँ पर कैप्टन फांग बता रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें बस यहाँ पर ऐसे असिस्टेंट के लिए बुलाया गया है, हमारा काम बहुत ही ज्यादा इजी है। हम देखते हैं दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं कि हम लोग बस एक रिफ्यूजी हैं, आखिरकार हम लोग लेबर के अलावा और क्या काम कर सकते हैं। चूचू भी बोल रही होती है कि अगर कोई फ्यूरियस बीस्ट का सामना हमारे से हो जाता है तो हमें इन ट्रूप पे निर्भर होना होगा, उससे ज्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि उधर देखो, वो तो एक एलिमेंटिस्ट है। वाकई में हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर लियो यान होती है। वो आते हुए यहाँ पर कैप्टन फांग के ही पास आ जाती है। यहाँ पर कैप्टन फांग उसे देखते हुए बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर 8 पोर्टल का लीडर हूँ फेबुला डिस्ट्रिक्ट से, मैं यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कोना में कहीं फैंग भी उसे नोटिस कर लेता है। वो बोल रहा होता है ये लड़की, तो उसके मन में होता है ये तो वही लड़की है जिसको मैंने यहाँ पर एलिमेंटिस्ट इक्विपमेंट मार्केट में मिला था। सच में ये तो यहाँ पर लियो यान है और उसका मुंह यहाँ पर देखने का लायक होता है। हम देखते हैं यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि ब्रदर वो एलिमेंटिस्ट वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर फैंग जो अपने मुंह को छुपाते हुए बोल रहा होता है कि बताने का जरूरत नहीं है, मन में बोल रहा होता है कि लगता है लियो यान मुझे अभी तक नोटिस नहीं की है, बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर अपने आप को छुपा कर ही रखूं, अगर गलती से वो मुझे नोटिस कर लेती है तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो सकता है।
हम देखते हैं कि वहाँ पर लुयान सबका जोश बढ़ाने के लिए बोल रही होती है कि यहाँ पर S-22 डिफेंस लाइन का कमांडर लुयान मैं हूँ, आखिरकार तुम लोगों का जोश कैसे, हाउ द जोश। हम देखते हैं सब ऑफिसर यानी जितने भी जिन कॉम्बैक्टर और आम आदमी होते हैं सब लोग वहाँ पर नारा लगा रहे होते हैं और यहाँ पर लुयान बता रही होती है कि यहाँ पर 9 बटालियन कमांडर के तौर पे हमें एक हफ्ता इस पोर्टल को गार्ड करना है और तुम लोग को बस यहाँ पर इतना करना है कि दिए हुए इंस्ट्रक्शन को तुम लोग को शांति से फॉलो करना है। यहाँ तक कि कोई भी ऑर्डर तुम्हें पसंद हो या फिर नहीं हो तुम उसे यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते हो, तुम्हें फॉलो करना ही होगा। और ये बोलने के बाद यहाँ पर लुयान अपने ऑरे को निकालते हुए बोल रही होती है कि हाँ, डिफेंस लाइन S-22 में कोई भी यहाँ पर रूल को तोड़ता है तो उसे यहाँ पर एक्स आउट किया जाता है यानी जान से मार दिया जाता है। यहाँ पर हम